नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का वेलकम है। ये रेशो प्रोपोर्शन की आज पहली क्लास है। इससे पहले हम तीन टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं सी सेट के अंदर, जिसमें परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया और डीआई हो गया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लेक्चर एक बार यूट्यूब पर डले हैं, कुछ डेमो लेक्चर्स बाकी के एप्लीकेशन में। हमारा ये सी सेट को लेकर एक पेड कोर्स है, जिसमें आपको यूपीएससी से लेकर सभी स्टेट पीएससी के जो सी सेट के एग्ज़ाम होता है उसके लिए बैच है, स्पेशली डेडिकेटेड है सी सेट के लिए। हालांकि इस कोर्स को पढ़ने के बाद अगर कोई आप वनडे एग्ज़ाम देते हैं तो वो भी आप पूरा कर सकते हैं, लाइक एमपीएसआई हो गया या कोई अन्य एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस कोर्स की हेल्प से वो चीज़ें भी क्लियर कर सकते हैं। उसका कोर्स सिलेबस जो है वो कवर कर सकते हैं, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग और डीआई जो तीन पोर्सन है वो मैं कवर कराने वाला हूँ। अगर कोई वनडे एग्जाम वाला व्यक्ति बच्चा इसको देख रहा है तो उसके लिए मैथ्स और रीजनिंग इस पूरे कोर्स के अंदर मिलने वाले, एक ही कोर्स के अंदर मैथ्स रीजनिंग दोनों चीज़ें मिलने वाली हैं, ठीक है। बाकी का जो सी सेट का पोर्शन है, जिसमें हिंदी हो गया, हिंदी ग्रामर हो गया या कम्युनिकेशन स्किल हो गया, वो अन्य टीचर्स पढ़ाएंगे। जैसे कम्युनिकेशन स्किल को कुलदीप सर पढ़ाएंगे और बाकी अन्य चीज़ों को हिंदी के स्पेशलिस्ट टीचर पढ़ाएंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल का QR कोड है, इसको स्कैन करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ से मैथ्स और रीजनिंग से रिलेटेड कंटेंट, टेस्ट और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहेंगी, ठीक है। चलिए, ये आज पहली क्लास है किसकी, रेशो और प्रोपोर्शन की, रेशो और प्रोपोर्शन। चलो भाई, तो बिना वक्त गवाए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो क्लास की शुरुआत में मैं आपको कुछ बेसिक सी बातें इसके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आए, ठीक है। तो 5 मिनट का मैं वक्त लूँगा पहले आपको इसके बेसिक को समझाने के लिए कि रेशो क्या होता है। टॉपिक का नाम है सर रेशो एंड प्रोपोर्शन। रेशो मतलब अनुपात और समानुपात, अनुपात और समानुपात, समानुपात। सर ये अनुपात क्या होता है, पहले मैं एक एक करके बात को समझेंगे। हम सबसे पहले जानेंगे कि अनुपात यानी कि रेशो होता क्या। तो सर रेशो होता है दो या दो से ज़्यादा संख्याओं के या दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच की जो तुलना होती है उसको हम अनुपात कहते हैं, उसको हम अनुपात कहते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पिताजी की उम्र मुझसे 2 गुनी है, मैं तुलना कर रहा हूँ कि मेरे पिताजी की उम्र मुझसे 2 गुनी है, मेरे भाई के पास मुझसे 5 गुना ज़्यादा पैसा है, ये 5 गुना पैसा है, तो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। आप बोलोगे कि मेरे नंबर मेरे फ्रेंड से 2 गुने हैं, मैंने एक टेस्ट दिया तो मेरे नंबर मेरे फ्रेंड से 2 गुने हैं, तो आप एक कंपैरिजन कर रहे हो कि मेरे डबल हैं उससे जस्ट, या ट्रिपल हैं, या 5 टाइम्स हैं, 10 टाइम्स हैं, ये कंपैरिजन है। तो ये अनुपात क्या बताता है सर, कंपैरिजन या तुलना, तुलना या कंपैरिजन, कंपैरिजन, ठीक है। कंपैरिजन समझ गए आप। जैसे 2 बच्चे हैं, राम और श्याम। श्याम श्याम ये कहता है कि मेरे मार्क्स राम से 3 गुना है, मेरे मार्क्स राम के 3 गुना है। तो राम के अगर 1 नंबर आया तो श्याम के 3 नंबर आए, राम का 1 मार्क्स आया तो श्याम के 3 मार्क्स आए। ये है कंपैरिजन, ये है कंपैरिजन। तो क्या हम ये बता पाएंगे कि राम के वास्तव में कितने मार्क्स हैं, श्याम के कितने मार्क्स हैं? तो मैं कहूँगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि पता नहीं है राम के कितने। राम के अगर 100 होंगे तो श्याम के 300 हो जाएंगे, राम के अगर 1000 होंगे तो श्याम के 3000 हो जाएंगे। डिपेंड करेगा किसी एक के मार्क्स पर। रेशो से हम वास्तविक संख्या नहीं बता सकते, रेशो से हम वास्तविक संख्या नहीं बता सकते। दूसरा पॉइंट यहाँ से कि रेशो की कोई यूनिट नहीं होती। जैसे मैंने अभी रेशो लिया राम और श्याम के नंबर का, तो इसकी यूनिट यानी इकाई क्या हुई, बोले मार्क्स। मैं बोलता कि राम के पास 10,000 रुपये हैं, इसके पास 20,000 रुपये हैं, तो ये क्या है, रुपये, रुपये इनकी यूनिट है। मैंने कहा राम की लंबाई 5 फीट है, श्याम की लंबाई 5.5 फीट है, तो ये इसकी यूनिट क्या हुई, बोले फिट। बोले राम 300 मीटर दौड़ता है, श्याम 600 मीटर दौड़ता है, तो इसकी यूनिट क्या हुई, बोले मीटर। अगर मैंने कहा राम का वजन 80 किलो है, श्याम का वजन 66 किलो है, तो इसमें यूनिट क्या हुई, बोले वजन, वेट। क्या हुई यूनिट, वेट। तो ये डिपेंड करेगा कि किस बारे में बात की जा रही है। दूसरी बात, रेशो हमेशा सेम यूनिट पर काम करेगा, या मैं कहूं कि रेशो की यूनिट हमेशा सेम होना चाहिए, समान यानी सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि ये राम है और ये श्याम है,
तो आप बोल रहे हैं कि राम 5 फीट का है और श्याम जो है वो 160 इंच का है, 160 इंच का है। मैंने कहा इनका रेशो बताओ यार। तो आपने कहा कि सर अभी अभी आपने बताया है कि जब भी हम रेशो से किसी भी चीज़ की तुलना करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो उनकी यूनिट समान होना चाहिए। यहाँ तो यूनिट समान नहीं है गुरुजी, यहाँ तो फीट लिखा है और यहाँ इंच लिखा है। या तो वो फीट में होना चाहिए या फिर इंच में। तो हमने कहा भाई इसको भी इंच में बदल लो। 5 फीट, 1 फीट में 12 यूनिट होते हैं। अच्छा इंच नहीं, मैंने सेंटीमीटर बोलना पड़ेगा यार, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सेंटीमीटर बोलो इतना लंबा कैसे हो गया इंसान। हमने कहा 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 फीट में 150 सेंटीमीटर हो जाएंगे और ये 160 सेंटीमीटर थे। अब आप रेशो लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि यूनिट से यूनिट खत्म होगी, 0 से 0 खत्म होगी। फाइनली इनका जो अनुपात आया 15:16 आ गया, 15:16 आ गया, 15:16 आ गया। अच्छा रेशो को लिखा कैसे जाता है सर? जैसे ए अनुपात बी, तो ये जो 2 बिंदियां देख रहे हो इन्हीं को रेशो बोलते हैं। ये जो 2 बिंदियां देख रहे हो इनको क्या बोलते हैं? अनुपात बोलते हैं। सर इसका लिखने का दूसरा तरीका ये है कि ए अनुपात बी को हम a/b भी बोल सकते हैं, a/b भी बोल सकते हैं। मतलब फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। अच्छा कहीं लिखा है 40:55, 40:55। तो आपसे मैं पूछता हूं क्या ये अनुपात सही है? तो आपका उत्तर होना चाहिए कि नहीं सर। क्यों? क्योंकि रेशो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, सरलतम रूप में लिखा जाता है। सरलतम रूप कैसे आएगा? मैंने कहा 5 से काटोगे तो 8 बार कट जाएगा, 5 से काटोगे तो 11 बार कट जाएगा, 11 और 8। अब इनका ये सरलतम रूप आ गया। इस सिंपलेस्ट फॉर्म को बोलते हैं को प्राइम फॉर्म। सह अभाज्य स्थिति, मतलब इसके बाद ये नहीं कटेगा। 8-11 के बाद कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो इनको काट दे, एक के अलावा, एक के अलावा। अच्छा एक काट सकता है तो एक से कोई इम्पैक्ट पड़ना नहीं है। एक का 8 में भाग दो तो 8 ही बार जाना है, 11 में दोगे तो 11 ही बार जाना है। तो कुल मिला के बात यह है कि इनका जो HCF है ना वो 1 बचना चाहिए। HCF कितना रहना चाहिए सर? 1 रहना चाहिए, 1 से ज़्यादा HCF नहीं होना चाहिए। अगर इनका कॉमन मल्टीपल 2 हुआ तो 2 से काटो सर उसको। 16-22 नहीं लिख सकते आप इसको, 8-11 ही लिखना पड़ेगा फाइनली। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हुई? किसी को कोई समस्या है कि नहीं? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि A अनुपात B को a/b लिख सकते हैं। इसकी अपनी कोई यूनिट नहीं होती। रेशो का काम है तुलना करना, कंपैरिजन करना, चाहे वो यूनिट 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। 2 चीज़ों के बीच हो सकती है, 3 के बीच हो सकती है, 4 के बीच हो सकती है, 10 के बीच हो सकती है, तुलना कितने भी हो। रेशो की अपनी कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन जिस भी यूनिट के बीच में कंपैरिजन होना चाहिए वो यूनिट कैसी? सेम होनी चाहिए। जब भी हम कंपैरिजन 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों का करें तो वो सेम यूनिट के बीच होना चाहिए। गधे घोड़ों का कंपैरिजन नहीं होता है सर, सेम चीज़ों का यूनिट वो कंपैरिजन होना चाहिए। जैसे राम की लंबाई मैंने फिट में ली तो श्याम की भी लंबाई फिट में लेना चाहिए, सेंटीमीटर में नहीं। या तो दोनों को फिट बनाओ या दोनों को सेंटीमीटर बनाओ, उसके बाद ही बात बनेगी, उससे पहले नहीं। ठीक है, यहाँ तक बात सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा रेशो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है, यानी कोप्राइम फॉर्म में लिखा जाता है। कोप्राइम फॉर्म मतलब 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से वो भाग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़े। मैंने कहा भाई ये राम है और ये श्याम है। राम के पास 4 लाख रुपए हैं, 4 लाख रुपए हैं। श्याम के पास 20 लाख है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 20 लाख। हमने कहा ये क्या है इसके पास? इनके पास पैसा है, इनके पास ये पैसा है। इस पैसे का रेशो बताओ। तो आपने कहा कि 0 कितनी कॉमन है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। मैंने कहा 4 और 20 बचा। मैंने कहा 4 से काटो, 4 एकम 4 और 4 पंजी 20, यानी अनुपात कितना आया? बोले 1:5। अनुपात कितना आ गया? 1:5। मैंने कहा यही राम श्याम है, यही राम श्याम है। इनके पास कुछ भैंसे हैं, इनके पास कुछ भैंस है। भैंस की मैं बात करूं तो राम के पास 160 भैंसे हैं, 160 भैंसे हैं और इसके पास 800 भैंसे हैं। श्याम के पास 800 भैंसे हैं। मैंने कहा भैंसों का अनुपात बताओ। तो आप बोलते हैं इस सर पहले तो 1 0 से 1 0 काटेंगे, 16 एकम 16, 16 पंजे 80, 16 पंजे 1:5। भैंसों का अनुपात कितना आ गया? 1:5।
पैसों का अनुपात कितना था सर? सर पैसों का अनुपात भी 1:5 था, पैसों का अनुपात भी 1:5 था। तो आप बोलेंगे कि सर मैं समझदार व्यक्ति हूँ, मुझे बात समझ में आ गई कि जितनी इनके पास भैंसे थी उतना पैसा है। हमने कहा बड़बक, ये तो देखो इधर, ये 4 लाख, ये 20 लाख, ये 4 लाख और ये 20 लाख, और यहाँ पर ये अमाउंट कितना है? बोले ये संख्या तो 160 थी, यहाँ पर 800 थी। तो बच्चा समझे ना इस बात को कि अगर हम कोई ओरिजिनल संख्या से रेशो निकालना चाहते हैं तो रेशो तो निकाला जा सकता है, लेकिन ओरिजिनल संख्या पर नहीं पहुंचा जा सकता। हम रेशो से ओरिजिनल नंबर का पता नहीं कर सकते, लेकिन ओरिजिनल नंबर से रेशो निकाला जा सकता, मतलब उसको काटकर छोटा तो किया जा सकता है, लेकिन ये नहीं पता ना भाई कि कितने से काटा है। यहाँ नंबर कुछ और था, यहाँ नंबर कुछ और था, लेकिन रेशो सेम आ गया। इस बात से हम कतई नहीं अंदाजा लगा सकते कि इन दोनों की वैल्यू समान रही होगी। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? अब एक और काम की बात कि रेशो में किसी भी संख्या का भाग, देखो पहली बात तो ये कि अगर कहीं रेशो लिखा है जैसे 1/3 और 2/5, तो ये रेशो सही है क्या? तो मैं बोलूँगा ये रेशो गलत है सर, क्योंकि ये किस में लिखा होगा? फ्रैक्शन में, और फ्रैक्शन में रेशो वैलिड नहीं होता है जब तक इनके नीचे जो अंश हर है ना उनको ना खत्म कर दिया जाए। सर हर को कैसे खत्म करेंगे? मैंने कहा 3 और 5 कैल्शियम कितना आता है? तो आपने कहा 3 और 5 का तो 15 आता है। मैंने कहा बस इस 15 का मल्टीप्लाई कर दो, 15 का यहाँ कर दो गुणा, और 15 का यहाँ कर दो। अब गुणा करने से क्या होगा? 3 से 15 5 बार कट जाएगा, और इस 5 से 15 3 बार कट जाएगा। तो इधर तो 1 गुणा 5 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो इनका सही जो रेशो आएगा सर वो 5:6 आ जाएगा। आपने कहा ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 1:3 रेशो 2/5 जो है, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई से भी तो कर सकते थे। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। बोले 5 एकम 5 और 3 दूनी 6, अनुपात तो सही आ रहा है सर यही वाला, तो हम बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ये तब तक संभव है जब तक 2 नंबर, जब तक 2 रेशो दिए हों। 2 से ज़्यादा हो जाए, संख्या 3 हो जाए, 4 हो जाए, तब हमें एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट ही अपनाना पड़ेगा, एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट ही अपनाना पड़ेगा। एक काम की बात और सर, अगर कहीं आपको रेशो दिया है A/B का, A/B, और इसमें आप n नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इस रेशो के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कहीं A और B रेशो है और A में भी आप n का भाग लगा दे तो B में भी n का भाग लगा दे तो भी इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है दोनों की कंडीशन में। तो हम कहेंगे कि किसी भी रेशो में समान संख्या से भाग करने और गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात समझे? चले एक एग्जाम्पल से इस बात को समझ लेते हैं कि बोले हमें नहीं आया सर समझ, हमें तो समझाओ आप, हम इसीलिए तो आए हैं। समझ आ जाता तो यहाँ आते ही क्यों? बात तो सही कह रहे हो आप आते ही क्यों? हमने कहा समझाना हमारा काम है, हम आपको समझाएंगे। ये बात तो आपको समझ में आ गई। हमने एक रेशो लिया ABC, 2:3:5। हमने कहा इसमें सेम नंबर से गुणा करो। आपने कहा 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैंने कहा 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5 दूनी 10 बनेगा, ये 5 तिया 15 बनेगा, 5 पंजे 25 बनेगा। आपने कहा ये क्या हुआ? आप तो कहते थे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तो रेशो बदल गया। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, सर ये क्या हुआ? तो मैंने कहा भाई 5 से अगर मैं 10 को भाग दूं तो 2 बार ही जाएगा। मैंने कहा 5 से 15 को भाग दूं तो 3 बार ही जाएगा, 5 से 25 को भाग दूं तो 5 बार ही जाएगा, यानी वही नंबर तो आ गया भाई, चेंज कहाँ होगा? हमने कहा ठीक है भाई, आपकी बात मान ली। दूसरी बात और कंफर्म करो हमें कि अगर कोई नंबर है वो सेम संख्या से भाग दे दें, जैसे कहीं 2 और 5 2 रेशो लिखी है संख्या A और B। मैंने कहा इसको सेम नंबर से भाग देने पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो आपने कहा इसको 3 से भाग दे दूँ, इसको भी मैं 3 से भाग दूंगा, कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं? हमने कहा नहीं पड़ता सर, अभी तो मैंने दिखाया है कि अगर कोई 2 रेशो फ्रैक्शन में लिखे हों, भिन्न में लिखे हों, तो आप क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 दूनी 6 और 3 5 15। आपने कहा ये तो 2 5 से 6 15 हो गए। हमने कहा 3 से काटो इसको, 3 दूनी 6, 3 5 15, तो 2 5 फिर से आ गए ना। तो इस बात को आप गांठ बांध लेना, है ना, थोड़ा टाइट बांध लेना, लिख लेना कि 2 या 2 से ज़्यादा
नंबर का कोई भी रेशो दिया हो, कोई भी रेशो है उसमें सेम नंबर से डिवाइड करने पर या फिर गुणा करने पर उसकी वैल्यू पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये बात क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत यहाँ तक परेशानी नहीं है। अब हम सीखेंगे सर रेशो को कंबाइन करना। अच्छा, कंबाइन करना से पहले हम कुछ बेसिक एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं एक बेसिक सा लल्लू टाइप का सवाल कराऊंगा एकदम, है ना? बिल्कुल। दो सवाल हम ऐसे करेंगे जिससे हम ये सीख सकें कि भाई ये हमें आता है कि नहीं। तो पहला सवाल था कि 50 ग्राम और 2 किलोग्राम का अनुपात बताओ। इधर तो बोल रहा है सर 50 ग्राम है और यहाँ बोल रहा है 2 केजी है। आपने कहा कि सर इसका रेशो नहीं निकाला जा सकता। आपने अभी तो बताया है कि जब भी हम रेशो निकालें तब इनकी यूनिट कैसी होनी चाहिए? समान। यहाँ तो ग्राम है, यहाँ केजी है। केजी को हटाओ सर, इसको ग्राम में बदलो। इसको किस में बदलो? ग्राम में। हमने कहा ग्राम में बदलेंगे तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2 किलो में 2000 ग्राम हो जाएंगे सर। 2 किलो में 2000 ग्राम हो जाएंगे, नहीं 2 में 1000 का गुणा करना है। केजी को ग्राम में बदलना है तो 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अपने कहा ठीक बात है भाई। 0 से 0 और 5 से ये 20 बार कट गया। 20 गुणा 2 करेंगे, इधर तो 1 बचेगा और इधर कितना आ जाएगा? 40। बोले ग्राम से ग्राम भी कट जाएगा, वो भी खत्म। तो अनुपात फाइनली कितना आ गया? 1:40। अपने कहा 40 को और कुछ, बोले इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि और काटेंगे तो इधर 1/2 लिखना पड़ेगा। 2 से काटते हैं, कोई भी रेशो फ्रैक्शन में नहीं आता। क्लियर हुई बात? एक और लेंगे ऐसा ही सवाल। अब सर बात वही आ गई कि रेशो में ही सवाल आ गया और फ्रैक्शन में क्वेश्चन दे दिया और रेशो निकालने को कह रहा है। तो हमने कहा कि फ्रैक्शन में रेशो सही होता ही नहीं, उसको तो जब तक उसके हर का इलाज ना कर दो, जब तक डिनोमिनेटर को खत्म ना कर दो। तो यहाँ सवाल है 4 से 1/2, यहाँ है 2 से 1/4। तो हमने कहा 4 का 2 में गुणा और ये जुड़ेगा। 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 और 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4। इसका इलाज कैसे करेंगे? बोले क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 का इसमें 2 का इसमें, तो 4 निम में 36, 9 दूनी 18, 18 एकम 18, 18 दूनी 30, 2 1 का अनुपात ऑप्शन सी में है। ये तो था एकदम बच्चा सवाल, पर कोई दिक्कत नहीं। देखो एग्जाम में ही पूछा है किसी ना किसी में। हमें अगर बहुत अच्छे से एक बार सीखना है, और मैं इन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने रेशो अपनी ज़िंदगी में नहीं पढ़ा, और एक ही बार में सीखना, हमें सर बार बार में नहीं सीखना, तो एक बार भाई ध्यान से पढ़ लो। खासकर ये पहला जो लेक्चर है, इसको जितने ध्यान से आपने देख लिया, जितने पेशेंस के साथ। दिक्कत ये है कि आपसे अगर 2 सवाल भी बन जाते हैं ना, तो आपको पेशेंस नहीं होता। आपको लगता है अरे यार मास्टर जितना पढ़ा रहा उतना तो हमें आता है, यही ज़रूरत है। तो जो पेशेंस दिखा देता है वो सीख जाता है, जो जिसके अंदर नहीं होता पेशेंस छोड़ देता है। हमको छोड़ना नहीं है। और मैं वैसे ही आपको इतने लिमिटेड लेक्चर में सारी चीज़ें कंप्लीट करा रहा हूँ। हर वो एक टाइप जो एग्जाम में आ सकता है, चाहे वो PCS ने पूछा हो या नहीं पूछा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। CSET में भली ना हो, लेकिन मैं इसलिए करा रहा हूँ कि अगर निकट भविष्य में आया तो आपसे छूटे ना, आप बना पाओ। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो MPSI वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं, जो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो स्टेट सिविल सर्विस में नहीं पूछे जाते, CSET में नहीं पूछे जाते, लेकिन वो हो सकता है वनडे एग्जाम में पूछ ले जाए। तो हमने सारे टाइप को कवर किया है, लेकिन उसके लिए 8-8 10 लेक्चर नहीं लिए। मैंने रेशो प्रोपोर्शन बोला है 2 लेक्चर, तो 2 लेक्चर में खत्म। ठीक, चलिए। मतलब आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाना है एक बैच के अंदर, आपको बस वो टाइप सिखाना है और आगे बढ़ना है। हमें वो टाइप सिखाना है, मतलब एक चीज़ सिखाना, उस पर 3-4 क्वेश्चन कराना है कि आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिट हो जाए, और उसके बाद आगे बढ़ना है। प्रैक्टिस के लिए मैं सीट दूंगा, तो उससे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 4 की पावर 3/3.5 बट्टे में 2 की पावर। मैंने बट्टे में क्यों लिखा? क्योंकि रेशो को बट्टे में लिखा जा सकता है। हमने कहा कि सर इसको क्या मैं 2 की पावर 2 की होल पावर 3.5 लिख सकता हूँ? मैंने कहा बिल्कुल। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? नीचे बेस 2 है, ऊपर 4 है, तो बेस को समान कर रहे हैं हम। नीचे तो 2 की पावर 5 ही आएगा, तो ये क्या बन जाएगा? बोले ये 2 की पावर 7 बन गया, और नीचे 2 की पावर 5, 2 की पावर 5। मैं एक छोटी सी बात साइड में लिखता हूँ कि x की पावर अगर m बटे में x की पावर अगर n हो, जब बेस समान हो जाए ये दोनों बेस, तो हम x की पावर m माइनस n कर देते हैं, मतलब घातों को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे। 2 की पावर कितना आ जाएगा? 7 में से 5 जाएगा तो 2 आ जाएगा, बटे में 1 रहेगा। 2 की पावर 2 4 होता है, बटे में 1, 4/1 बोल दो या फिर 4:1 बोल दो, एक ही बात। और रेशो 1 इज द करेक्ट उत्तर। अगला ऐसा सवाल हमने जो ग्राम वाला लिया था वो सेम सवाल है, बस यहाँ पर दिन और घंटे दिए हैं। तो हमको इतना समझ में आना चाहिए मेरे भाई कि घंटे और दिनों का संबंध क्या है। यहाँ बोल रहा है कि 3 दिन 30 घंटे का अनुपात क्या होगा। तो हमें ये पता होना चाहिए कि डे को अगर घंटों में बदलें
तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? आपने कहा सर 12 घंटे। हमने कहा और रात? बोले रात तो अलग होती है, दिन अलग है, रात अलग है। आप तो दिन की बात कर रहे थे। तो मेरे भैया एक दिन में 24 घंटे होते हैं, क्योंकि रात और दिन मिलकर ही एक दिन बनता है, रात और दिन को मिलाकर ही एक दिन बनता है। तो 3 गुणा 24, ये भी घंटे बन गए सर, और ये भी घंटे। तो 6 चौके 24, 6 पंजे 30 बन जाएगा, 6 पंजे 30। तो 3 चौके 12 अनुपात 5 आ जाए, घंटे से घंटे खत्म हो जाएंगे। 12 अनुपात 5 बी इज द करेक्ट उत्तर। कोई समस्या किसी प्रकार की नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे बिना कोई झिझक के, बिना कोई परेशानी। अब इस सवालों को या इस तरह के क्वेश्चंस को करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कंबाइंड रेशो। कंबाइंड रेशो क्या होता है बात को। जैसे आपको दिया है कि सर ए अनुपात बी बराबर अगर 2:3 है और बी रेशो सी इज इक्वल टू 3:4 है, और आपसे पूछ लिया जाए कि सर ए रेशो बी रेशो सी बताइए, ए रेशो बी रेशो सी बताइए, तो आप कहेंगे कि सर ए का मान कितना है 2, बी की वैल्यू कितनी 3, बी का मान यहाँ कितना है 3 और सी का मान कितना है 4। हमने कहा सर इसमें 3 ही बातें लिखनी है, ए बी सी, लेकिन यहाँ पे ए बी या बी सी लिखा है, मतलब 4 चीजें लिखी हैं, पर एक कोई चीज कॉमन है, वो है बी, और बी का मान 3 है। यहाँ पे भी बी है और इसका मान भी 3 है। इसका मतलब मुझे एक बात समझ में आई कि यार बी चाहे कितनी बार लिखी हो, लेकिन बी का मान तो 3 ही है। तो हम ये बोल पाएंगे ए का मान 2 है सर, बी का मान 3 है, और सी की वैल्यू 4 है। ये कब लिख पाए? जब जो कॉमन वैल्यू थी उसका मान समान था, जो कॉमन चीज थी बी, उसकी वैल्यू दोनों ही स्थिति में समान थी, दोनों ही रेशो में 3-3 थी, तब हम इस बात को डायरेक्ट लिख पाए। लेकिन मैंने कहा कि एग्जामिनर कोई भांग खा के तो पेपर बनाएगा ना इतनी जी, जब क्वेश्चन देख के ही लिख सकते हैं तो इतना आसान क्यों बनाएगा यार, कुछ तो चाहेगा आपसे करवाना। तो हो सकता है एग्जामिनर ऐसे बोले कि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर 5:4 है, 5:4 है, और आपसे पूछ रहा है कि सर ए बी और सी का अनुपात बताओ, ए बी सी का अनुपात बताओ। तो हमने कहा अब इस स्थिति में क्या करें? बोले बी का मान यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना है? बोले 5, यहाँ कितना है 5। तो हमें बेसिकली करना क्या होता है, 3 को 5 और 5 को 3, 3 और 5 को बराबर करना है। बोले 3 और 5 को बराबर करने का एक ही तरीका है कि 3 और 5 कैल्शियम ले लो, 3 और 5 कैल्शियम 15 आता है, 15 बना दो। इसको 15 बनाना है तो इसमें 5 का गुणा करना पड़ेगा, इसमें 3 का गुणा, वो गुणा इस पूरे रेशो में होता है। तो वो जो तरीका है एक ट्रेडिशनल तरीका है, ये भी तरीका सही है, गलत नहीं है। अब मैं आपको एक नया तरीका बनाता हूँ, कंबाइंड करने का एक अच्छा तरीका बताता हूँ। कि हमने कहा कि अगर ए और बी और सी की वैल्यू दी है, ए बी सी का रेशो चाहिए, तो ए और बी का मान ए और बी के नीचे लिख लो 2:3, और बी और सी का मान बी और सी के नीचे लिख लो, लेकिन अगली लाइन से। क्यों? क्योंकि ये लाइन ब्लॉक हो चुकी है, इसमें बी ऑलरेडी आ चुका है, तो अगली लाइन से 5-4 लिख लो। भाई जिस लाइन में कोई व्यक्ति बैठ चुका है, अब उसकी जगह खाली नहीं, उसकी पोजीशन खाली नहीं है, तो उसको नीचे बैठना है, यानी अगली लाइन में। अब हमको क्या करना है? हमको वही काम करना है जो हम आज तक करते आए हैं, कि जब भी हमने कोई खाली पड़ोसी का प्लॉट देखा उसमें कचरा फेंक देते हैं या कब्जा कर लेते हैं, गाड़ी पार्क करना शुरू कर देते हैं, अगर गाय भैंस होती है तो उसको बांधना शुरू कर देते हैं, और कुछ रखने वाली चीज़ होती है तो उसको रख देते हैं ना। तो वही काम ये पड़ोसी करेगा, 3 यहाँ आ जाएगा, यह पड़ोसी इधर करेगा, 5 यहाँ, ये खाली जगह में कब्जा 5 कर लेगा, इधर 3 कर लेगा। इसके बाद में बस हमें इनका मल्टीप्लाई करना था आपस में, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 3 चौके, तो उत्तर आ जाता हमारा 10, 15, 12, 10, 15, 12। सवाल दूसरा हमसे ये पूछा जा सकता था कि ए और सी का अनुपात बताओ, तो आप बोलते ए का मान 10, बी सी का मान 12 है, 2 से मैं काट दूंगा तो 5:6, 5:6। दो ही बातें पूछी जा सकती हैं कि ए बी सी का रेशो क्या होगा, तो ये होगा, ए सी का मान होगा तो ये होगा, ठीक है। ए बी और बी सी का मान क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया है, जो बात क्वेश्चन में दी गई है उसको पूछेगा नहीं। अब हम ओरिजिनल सवाल पर आते हैं, ये सवाल किस प्रकार के आते हैं, कैसे डील करना है, कैसे टैकल करना है। तो सवाल है ए बी बी सी का मान और ए सी का मान पूछा है आपसे, किसका? ए सी का। तो मैं पहले कंबाइन करना सिखाऊंगा ए बी सी को, कि ए बी का मान कितना है 5-7, तो 5-7 लिखेंगे। बी सी का मान 9:11 है, तो इस 9:11 को अगली लाइन में लिखेंगे, 9:11 को अगली लाइन में लिखेंगे। अब क्या करेंगे? कब्जा, 7 यहाँ और 9 यहाँ,
है ना। ये रेशो लगाना बार बार जरूरी नहीं है, मल्टीप्लाई करना है ए के सारे मान में, बी की सारी वैल्यू मल्टीप्लाई, सी की सारी वैल्यू मल्टीप्लाई। तो हमने कहा ए का मान में मल्टीप्लाई करते हैं तो 45, 9 सत्ते 63 और 11 7। ये बात क्लियर हुई, कोई समस्या परेशानी किसी को नहीं है, ये चीज़ क्लियर हो गई। हमें चाहिए ए सी का मान, सर ए सी का मान चाहिए तो ए और सी का मान तो 45 रेशो कितना है, बोले ए सी का जो मान है वो 45:77 है, 45:77 है, जो कि उत्तर ए में। सर जब मुझे चाहिए ए और सी का और मुझे निकालना पड़ रहा है ए बी सी का, इसका कोई और जुगाड़ है क्या? चलो मैं एक दूसरा जुगाड़ बताता हूँ कैसे। मैंने कहा ए रेशो बी को क्या मैं ए बटे बी लिख सकता हूँ? आपने कहा बिल्कुल। बी रेशो सी को क्या मैं बी बटे सी लिख सकता हूँ? आपने कहा बिल्कुल। मैंने कहा इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। आपने कहा ठीक है कर देते हैं। ए बी का मान कितना है 5 7, तो मैंने कहा 5/7 लिख लो। बी सी का मान कितना है 9/11, तो 9/11 लिख लो। हमने कहा कि यार इसमें से बी और सी तो आपस में कट ही जाएगा, बचेगा क्या ए बटे सी। तो इधर नंबर में भी अगर कुछ कटता है तो काट लेंगे, नहीं तो गुणा करके लिख सकते हैं 45/70, 45/में। तो ये मान किसका बचेगा? केवल एसी का बचेगा, केवल एसी का। अब इसको और सरल तरीके से करते हैं। इसी बात को मैंने आपको ये बेसिक बता दिया कि यहाँ एसी का ही मान क्यों आते हैं, क्योंकि बी और बी कॉमन था, वो आपस में कट गया। अब मैं इसको ऐसे कर सकता था कि मुझे एसी का मान चाहिए, तो मैं एसी के नीचे पहले ए बी की वैल्यू लिखूं एज इट इज, इसी क्रम में ए अनुपात बी, फिर नेक्स्ट बी अनुपात सी लिखूं, यानी 9:11, 9:11। अब आपस में अगर ऐसे आमने सामने कोई वैल्यू कट रही है, अपोजिट साइड में कोई वैल्यू कट रही है, यहाँ सपोज 10 होता, यहाँ 5 होता, तो 5 दूनी 10 कर सकता। अगर नहीं कटती तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई 45, डायरेक्ट मल्टीप्लाई 77, कट जाता तो काट देते, उत्तर आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, एक इसका बेसिक बताया कि आते कहाँ से ये चीज़, ये कहाँ से आती है, तो इस प्रकार से आती है। अगर अच्छा ये ए बी सी डी चारों होती तो उसमें क्या होता, बी सी आपस में कट जाती, ए डी बचता। तो हम ऐसे लिख के ए डी भी निकाल सकते हैं, चाहे ऐसे लिख दो चाहे वैसे लिख दो, एक ही बात है। अब हम चलते हैं 4 नंबर पर, 4 संख्याओं पर, इसको कैसे डील करेंगे वैसे इसको करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इसको कंबाइन करना इसलिए सिखा रहा हूं कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस क्वेश्चन में ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी बताओ, तो कैसे करेंगे। छत्तीसगढ़ पीएससी 2017 में पूछा है। हमने कहा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान निकालना है, तो ए बी के नीचे ए बी की वैल्यू लिखो फटाफट से 3 4, फिर बी सी का मान 5 6, तो वो नेक्स्ट लाइन में लिखना है 5 6 अगली लाइन में, और सी डी का मान 7 8 है, वो अगली लाइन में लिखना है। अरे भाई साहब इतने खाली स्थान, बाबू भैया ये क्या हो गया है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, कब्जा करना है बस 4 4, यहाँ पर 6 का कब्जा हो जाएगा, इधर 7 7 और यहाँ पर 5 का कब्जा। क्या करना था, बोले केवल मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे 15 15 7 105, 20 7 140, मल्टीप्लाई आपको आना चाहिए ना। 6 7 42, 42 का 4 गुना करेंगे 168, 8 5 48, 48 का 4 गुना करेंगे 192। ठीक है, अगर आपको आंसर चाहिए ए अनुपात डी का, तो आप बोलेंगे 105 रेशो 100। अगर इसमें से कुछ कट रहा है तो काट देंगे, जैसे ये 3 से कट सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है ये 3 से कट सकता है। 3 से 35 बार कटेगा, और 3 6 18, 3 4 12, तो उत्तर मुझे दिख रहा था 35 रेशो 64 डी, 35 रेशो 64 डी। लेकिन रुकिए जरा सर, इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ा, पहले इसको कंबाइन करना पड़ा, फिर ए और डी का अलग से मान लिखना पड़ा, और उसको काटना पड़ा। तो मैंने कहा एक दूसरा तरीका जो मैंने अभी सिखाया था आपको पिछले क्वेश्चन में, कि ए और डी का डायरेक्ट मान निकालना है, तो क्या करें आप, ए बी का मान लिखें पहले, ए और बी इसी क्रम में, ए बी बी सी सी डी, फिर बी सी का मान लिखें 5 6, सी डी का मान लिखें 7 8, और बस पहले ये देखें कि कुछ कटेगा कि नहीं, इनका मल्टीप्लाई करना है आपको इस प्रकार से। लेकिन उससे पहले काटना देखेंगे कि आमने सामने कुछ कट रहा है। मैंने कहा 3 दूनी 6 ही कटता है, और कुछ नहीं कटेगा। 5 7 35, और 4 दूनी 8 8 8 64, उत्तर आ गया 35 रेशो 64। तो इससे मुझे लगता है आधे से भी कम समय में ये बात हो सकती है। ये वाला जो दूसरा मेथड है, इससे आधे से कम समय में हो सकता है। तो हमें जब भी ये 2 ही बातें पूछी जाएंगी तो मैं इससे जाऊंगा, ना कि इससे। जब हमसे ये चारों चीजें पूछी जाए तो हम इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसमें भी एडी पूछा भाई, इसमें भी एडी पूछा, तो मैं कहूंगा कि अब कंबाइंड करने की आवश्यकता नहीं है, उत्तर देना मुझे एडी में, यूपी पीसीएस 2005।
AD का मान बताना है, तो मैंने कहा AB का मान 3-4, BC का मान 5-6, CD का मान 11:9, 11:9। उत्तर देना है AD का। सर AD का उत्तर देना है तो कुछ कटेगा, बोलेगा 3 दूनी 6, 11 पंजे 55, और ये 4 दूनी 8, 8 निम्मे 72, 8 निम्मे 72। उत्तर किसका देना है? AD। तो AD का मान 55:72, D इज द करेक्ट उत्तर आ जाएगा। तो इसमें आपको फिर मातापच्ची ज़्यादा नहीं करनी पड़ी, अगर ये बात आप समझ गए थे पिछले क्वेश्चन में ही तो ठीक है, नहीं समझे तो उसको एक बार और देखना। चलिए अगला जो सवाल है वो इसी प्रकार का है, और इसमें पूछा गया है कि D/A क्या होगा, D/A क्या होगा। तो जैसा पूछा गया वैसा उत्तर करेंगे हम, वैसा उत्तर करेंगे, और सवाल में जैसा दिया वैसे वैल्यू लिखेंगे। हमें रेशो चाहिए AD का, तो मैं पहले AB का मान लिखता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है? B/A, B/A 3:2 है। तो मुझे अगर AB का मान बताना है A/B, तो मैं क्या बोलूँगा? सर 2 पहले आएगा 3 बाद में आएगा, हमने 2:3 लिखा। फिर BC का मान, बोले BC का मान इधर है लेकिन CV लिखा है, उल्टा लिखा है, तो मैं इसको सीधा कर दूंगा, 4 पहले 5 बाद में। और CD का मान यहाँ लिखा है 7:6, 7:6। सर कुछ कटेगा क्या? मैंने कहा बिल्कुल कटेगा, 2 से ये 6 3 बार, 4 7 28, 3 3 9 9 5 45, 28 45 के अलावा कुछ और कट रहा है क्या? नहीं। ऑप्शन में भी नहीं है सर, ऑप्शन में, सर ऑप्शन में इसलिए नहीं है कि DA का मान निकालना आपको। D हमारा पहले है, बाद में था तो उसको पहले लिखेंगे, जो पहले था उसको बाद में लिखेंगे। उत्तर आएगा 45:28, 45:28। क्लियर हुआ? कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं? आगे बढ़ेंगे अगले सवाल। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा? अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश पटवारी 2023 में पूछा गया था, A से लेकर E तक मान दिया है और आपसे पूछा है कि ABCD तीनों का मान, पांचों का मान बताओ। सर पांचों की वैल्यू अगर आपको बताना है तो इनको कंबाइन करना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा। वो मर्जिंग वाला जो तरीका आपको मैंने बताया था उसी से इस क्वेश्चन को करते हैं। ABCD AB का मान 3-2, BC का मान 3-5, CD का मान 3-7, अगली लाइन में लिखते जाएंगे, और D का मान 4-5, D का मान 4। अब हमको वही कब्जा करना है भाई, ये 2 2 2 3 जगह आएगा, 5 2 जगह आएगा, 7 1 जगह आएगा। फिर इधर जाएंगे तो 3 1 बार, नीचे वाला 3 2 बार, और ये 4 3 बार है। अब हमको 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 27 गुणा 4, 9 तिया 3 का 3 बार गुणा करोगे 27, 27 गुणा 4 करोगे 108। ठीक है, ये 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 चौके 72, 5 दूनी 10, 10 या 30, 30 चौके 130, 5 दूनी 10, 10 7 70, 7 चौके 28, 280, 5 दूनी 10, 10 7 70, 350, यह है 350। अब ऑप्शन पर आते हैं, तो ऑप्शन में सब में ये 27 है, 27। मुझे ये देख के समझ में आ गया कि A का मान 27 ही आना है, तो 108 में किस नंबर का भाग देना पड़ेगा? 4 का। 27 चौके 108 होते हैं भाई। वैसे तो हम उस नंबर से काटते हैं, जब तक ये चारों अंक कटते रहेंगे तब तक वो नंबर से हम इनको काटते रहेंगे, चारों संख्याओं में भाग जाना चाहिए। तो हमने कहा 4 से हमारी मजबूरी है काटना कि 27 तो हमें लाना है, तो 4 से कम में काम नहीं चलेगा, और 4 के अलावा किसी से भाग लगाना भी नहीं है। तो 72 में लगाएंगे तो 18 आ जाएगा, है ना, 4 से। तो हमने ऑप्शन पे नज़र डालना शुरू किया, सर इसमें 28 है 18 नहीं है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। फिर हमने कहा 120 में भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब 30 तीसरे नंबर पे किस में? बोले इसमें नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब 2 ही ऑप्शन बचे हमारे। तो 280 में भाग लगाएंगे तो 70 आ जाएगा। हमने कहा 70 इसमें नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, तो एक ही ऑप्शन बचा। लास्ट में पक्की बात है 87.5 ही आएगा, 87.5 ही आएगा। अब मैं आपको बचाता हूँ इसमें गधा मजदूरी से, कि अगर आपको ये पूरा क्वेश्चन नहीं करना है तो कैसे हम डील करें इस क्वेश्चन को। तो मैं कहूँगा कि उस केस में आपको ये देखना है, आपको क्या देखना है कि A और B के रेशो क्या दिए हुए हैं, A और B का रेशो। बोले सवाल में A और B का रेशो 3:2 दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है, तो भैया ऑप्शन में भी 3:2 होना चाहिए। तो हमने कहा 3:2 इसमें है क्या? तो आपने कहा 9 तिया 27, 9 दूनी 18, सेम इसमें भी 3:2 है, इसमें भी 3:2, इसमें 3:2 नहीं होगा, तो ये ऑप्शन मेरा गलत हो गया। इसमें भी 3:2 है। अभी तो 3 ऑप्शन सही है हमारे, 3 ऑप्शन सही है, एक ही गलत हुआ। तो मैंने कहा अब आखिरी रेशो देख लो, D/E, D/E क्या है? 4:5, क्या है? 4:5। हमने कहा 4:5 का अनुपात कहाँ बन रहा है?
75 और 87 में बन रहा है क्या, तो आपने कहा 75 87.5 का कैसे निकालेंगे, 75 रेशो 87.5 87.5। हमने कहा इनका रेशो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ से डेसिमल हटाना तो इधर जीरो बढ़ानी पड़ेगी। हमने कहा 5 से काटो, 5 से काटेंगे तो 25 से काटो, 25 दूनी 50, 25 अट्ठे 200 और 25 दिया 75, 25 पंजे 125, 28 35, 28 35 और काट लेंगे 7 से, तो 7 चौके 28, 7 पंजे 35, 4 5 का अनुपात यहाँ आ रहा है, आपको 4 5 का चाहिए तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। 4 5 का अनुपात यहाँ भी आएगा, फिर तो 75 से नहीं आएगा, हाँ भाई 75 लेनी थी ना, सॉरी भाई, ये कितना 75 और ये 87.5, तो मैंने कहा डेसिमल हटाएंगे तो जीरो, 25 दिया 75 30 बार गया, और 25 दिया 75, 25 पंजे 125, यानी 5 से काटूंगा तो 5 छिक्के 30, 5 सत्ते 35, 6 7 का अनुपात आ रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा और इस हिसाब से भी गलत हो जाएगा, क्योंकि आखिरी का जो रेशो है वो 6 7 का आ रहा है, जबकि वास्तव में रेशो क्वेश्चन में 4 5 का दिया, ये पहले से ही गलत है, तो आखिरी ऑप्शन हमारा डी बचा, आखिरी ऑप्शन डी बचा। अगर ऑप्शन से जाते हैं तो हमें ये चेक करना होता है कि ये 3-2 का अनुपात जो क्वेश्चन में दिया है, इनमें से किस ऑप्शन में 3-2 का अनुपात है, ठीक है। और अगर आगे से मिल गया तो एक बार हम पीछे से भी देख लें कि पीछे से कहीं मिल रहा है क्या, तो पहले में नहीं मिल रहा, दूसरे में नहीं मिल रहा, तीसरा पहले ही गलत था, तो चौथा अपने आप आंसर। और अगर कुछ भी नहीं आता तो हमें ये तरीका है बेसिक कि भाई हम सबको मर्ज करें, कंबाइंड करें और ABCD का रेशो निकालें, बात खत्म। अगला MP पुलिस में ये सवाल कि A अनुपात B बराबर 2:7 हो, AC बराबर 2:5 हो, तो A प्लस बी रेशो A प्लस सी। यहाँ पर क्या बोला गया कि सर A जो है वो दोनों में कॉमन है, A दोनों में कॉमन है, और A प्लस बी A प्लस सी का मान आपसे पूछा गया है, A प्लस बी और A प्लस सी का मान आपसे पूछा गया है। तो हमने कहा दोनों में A कॉमन है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ B अनुपात A अनुपात C, अपने का बिल्कुल लिख सकते हैं B अनुपात A रेशो B का मान 2:7 है, तो मैंने कहा 7:2 हो जाएगा, और AC का मान 2:5 है, तो मैंने इसको अगली लाइन से 2:5 लिख। हालांकि अगर A का मान 2 यहाँ है 2 ही यहाँ है, तो हमें 2 बार लिखने की आवश्यकता थी नहीं, इस तरीके से बनाने की वैसे ही समझ में आता, डायरेक्ट कंबाइंड कर देते। फिर भी हम मेथड से करते हैं तो 2 यहाँ आ जाएगा और ये वाला 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये 14 बनेगा, ये 4 बनेगा और ये 10 बनेगा। अगर काटना है तो ये 5, ये 2 और ये 7 पर कट जाएगा, 2 7 5 आ जाएगा, 7 2 5 आ जाएगा। वो हमसे ये तो पूछ ही नहीं रहा, हमसे पूछ रहा है कि सर A प्लस बी क्या हो जाएगा, बोले A प्लस बी हो जाएगा 7 और 2 9 रेशो A प्लस सी 7 और 5 12, 7 और 5 12, ऐसा ऑप्शन में है नहीं। A प्लस सी चाहिए था ना, A प्लस सी यानी कि ये 2 + 5 7, तो 9:7 उत्तर आ जाता B, 9:7 उत्तर आ जाता B। देखिए हम अगर थोड़ा सा सोच सकते हैं तो यही देख लो कि जो कॉमन है वो A है, और A का मान दोनों ही केस में बराबर है, दोनों ही केस में बराबर है, तो भाई मुझे फिर इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, ABC का मान सीधे मैं देख के लिख सकता हूँ। और अगर हमारे दिमाग में वो चीज़ नहीं आती तो मैं ऐसे लिख के आप ABC का रेशो निकालें, जिसमें B पहले, A बीच में, C आखिरी में। वो कहता है A प्लस बी, तो मैंने कहा A और B के मान को जोड़ दो, 7 2 9। फिर कहता है A प्लस सी, तो A प्लस सी का मान 5 और 2 7, 9:7 उत्तर आ जाएगा। UPPCS 2018 में ये सवाल पूछा गया। देखो ये संभावित वैल्यू पूछी गई, पॉसिबल वैल्यू पूछी गई। इस प्रकार से पूछा गया है कि x/z धनात्मक पूर्णांक है, वो किस प्रकार है कि x/y का मान 1:2 और y/z का मान 3:5। x/z का कंबाइंड रेशो क्या आना चाहिए, बोले 1:2 और 3:5। y/z का मान 3:5 है, हमने कहा कंबाइंड रेशो क्या आएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 5। आगे बोला गया कि सर इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या आएगी, 5x। सर x का मान कितना है 3, तो 5x का मान कितना हो जाएगा 15, माइनस भाई ये 5x है ना, तो 5 × 3 माइनस 3 इंटू y का मान कितना है 6, प्लस z का मान कितना है 10। भाई जोड़ के देखो, 5 × 15 माइनस 18 प्लस 10, तो 15 10 25, 25 में से 18 गया तो कितना बचेगा 7, कितना बचेगा 7। इसका जो टोटल आया वो कितना आया 7, इसका जो टोटल आया वो 7 आया, ऑप्शन में कहीं 7 दिया नहीं,
तो इसका जो आंसर होगा या तो 7 आएगा या 7n या 7n, मतलब 7 का मल्टीपल हो सकता है, वो 7 का मल्टीपल हो सकता है, यानी जो भी आंसर आएगा वो इसका मल्टीपल हो सकता है। यानी कोई भी नंबर मैं सपोज 180 लूँ तो वो 7 से कटना चाहिए, तो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। या तो वो नंबर 7 होना चाहिए या 7 से कटने वाला मान होना चाहिए। तो मैंने कहा 180 में 7 का भाग लगा सकते हैं क्या? आपने कहा सर नहीं। 190 में लगा सकते हैं क्या? मैंने कहा 7 से भाग नहीं जाता। 196 में मैंने भाग दे के देख लेते हैं आपके सामने, ये बोले 7 दूनी 14, 5 बचेगा, 7 अट्ठे 56। सर इसमें जा सकता है तो ये उत्तर हो जाएगा। 200 में तो वैसे भी नहीं जाता है ना, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। समझ पाए कैसे निकला कि टोटल करने पर 7 आया, लेकिन 7 तो उत्तर है नहीं, या तो 7 आएगा भाई या 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल का कैसे पता चलेगा? बोले भाग देके, तो वो n का मान 28 आ गया यहाँ पर, जो n के बारे में बात कर रहे थे, जिस n के बारे में बात कर रहे थे। इसमें पूछा गया निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा होगा? सबसे बड़ा होगा, चलिए 3/4, 5/8, 1/2 और 6/9। इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के, बहुत सारे तरीके होते हैं करने के। जैसे बहुत छोटे छोटे नंबर हैं, वैसे तो हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे कब? जब भिन्न पढ़ेंगे, रेशो क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम में, तब है ना, संख्या पद्धति जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसको तसल्ली से और डिटेल से। अभी मैं बता देता हूँ कि 4, 8, 2, 9 बहुत बड़े नंबर नहीं है। अगर मैं इनका एलसीएम लेना चाहूँ तो बहुत आसानी से ले सकता हूँ। बोले 4 और 2 तो 8 के ही अंदर आ जाते हैं। अगर मैं 8 का पाड़ा पढ़ूँ तो 4 भी है, 2 भी इंक्लूड है, 9 ही अलग है, तो 8 9 में 72 एलसीएम आ गया इसका। इसका एलसीएम कितना आ गया? 72 आ गया। तो मैंने कहा 72 का मल्टीप्लाई सब में कर दो। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा कि नीचे वाला जो नंबर है वो खत्म हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो 18 बार, 8 से काटेंगे तो 9 बार, 2 से काटेंगे तो 36 बार, 9 से काटेंगे तो 9 8 72, 8 बार। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे भाई। 18 3 54 और ये 45, 36 और 8 5 48। सर इनमें से जो भी नंबर बड़ा है वही वैल्यू फ्रैक्शन में बड़ी है। सर इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है? बोले 54। 54 संख्या किस फ्रैक्शन के लिए आई थी? बोले 3/4। तो उत्तर हमारा 3/4। 3/4 मतलब 3:4 होगा, 3:4 होगा। उत्तर क्या हो जाएगा? 3:4। कोई और भी तरीका है क्या? कोई और तरीका है क्या? दूसरा तरीका मैं दिखाता हूँ। जैसे 3/4, 5/8। मैंने 2 रेशो लिए फिलहाल। 2 में मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा मेरे भाई, 8 का 3 में, 4 का 5 में, 8 दिया 24, 4 पंजे 20। कौन सा नंबर बड़ा? बोले 24। 24 नंबर बड़ा है तो उधर का रेशो बड़ा होगा, इधर का रेशो बड़ा होगा। ये छोटा है, इसको हटाओ भाई, इसको हटाओ। 1 से तुलना कर ली हमने, अब दूसरे से तुलना करेंगे 1/2 से। 1/2 से करेंगे 3 दूनी 6, 4 एकम 4। अब लिखो मत, भले वैसे ही समझ लो, 3 दूनी 6, 4 एकम 4। 6 बड़ा है, ये छोटा, अभी तो ये बड़ा है। 6/9 से और तुलना कर लो, 9 तिया 27 और 4 छिंके 20। कौन सी संख्या बड़ी आ रही है? 27। तो ये रेशो ही बड़ा होगा, 3/4। और 3/4 को ही हम 3:4 कह देते हैं। चलो भाई अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा सा भारी भरकम दिख रहा होगा, लेकिन उसमें कोई ऐसी दम नहीं है। A रेशो B बराबर है 2/9 रेशो 1/3। A अनुपात B बराबर क्या दिया हुआ है? 2/9 अनुपात 1/3। मैंने कहा इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले अगर आपको थोड़ी सी बात ये समझ में आती है कि 3 एकम 3 और 3 तिया 9 होते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना भाई, यहाँ तो 1 बचा, तो ये 2 एकम 2 और ये 3 एकम 3, तो 2:3 आ गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसका BC का B रेशो C बराबर 7/10, सॉरी 2/7 रेशो 5/14 दिया हुआ। तो मैंने कहा 7 एकम 7, 7 दूनी 14 हो गया, कट गया। अभी क्या करना? बोले क्रॉस मल्टीप्लाई। तो BC का मान 2 दूनी 4 और 5 एकम 5। अब CD का मान निकालें। CD बराबर कितना दिया हुआ है? बोले CD बराबर दिया हुआ है, DC दिया है तो मैंने CD लिख लिया उसको। ये क्या लिखा है? D अनुपात C, मैंने CD लिखा, तो 3/5 पहले आ जाएगा, 7/10 बाद में आ जाएगा, 7/10 बाद में आ जाएगा। ये जानबूझ के ऐसे नंबर दिए कि एक बार आप काटो
तो यहाँ एक बार, यहाँ 2 बार, 2 का गुणा 3 में, 1 का गुणा 7 में करोगे तो 2 तिया 6 और 7 एकम 7। सी डी का मान ये, बी सी का मान ये आ गया। और हमसे क्या पूछ रहा है, ए बी सी डी का मान क्या होगा, ए बी सी डी का मान क्या होगा। अगर मैं ऑप्शन चेक करना जानता हूँ ए बी का मान, तो 2 3 कहाँ दिख रहा है मुझे, मैंने कहा 2 दूनी 4, 2 तिया 6 यहाँ दिख रहा है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 यहाँ दिख रहा है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 यहाँ भी दिख रहा है। इसमें नहीं दिख रहा, एक ऑप्शन तो गलत हो गया। 3 ऑप्शन हमारे पास अभी भी जिंदा है। मैंने कहा 6 7 आखिरी वाला और चेक कर लो, सी डी में 4 वैल्यू है ना सी डी में, तो मैंने कहा 6 7 इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। आखिरी में 6 7 नहीं है, इसमें 6 7 हैं क्या, आपने कहा 5 से काटो, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, सर इसमें मुझे 6 7 दिख रहे हैं, ये मेरा उत्तर है। आपने कहा दूसरे में तो किसी में नहीं है 6 7, इसमें नहीं है सर 6 7, इसमें है क्या, सर इसमें तो 6 7 हो ही नहीं सकते, क्योंकि पहले बड़ी वैल्यू बाद में छोटी वैल्यू। तो उत्तर एक ही ऑप्शन आया बी, एक उत्तर आया बी। अब मैं इसको कंबाइन करके भी दिखा देता हूँ। आप बोलेंगे कि सर ऑप्शन से हमसे नहीं बना, तो क्या करेंगे, तो आप कंबाइन करना सीख लो। हमको चाहिए ए बी सी डी का मान, ए बी का मान 2 3 है, बी सी का मान 4 5 है, अगली लाइन में लिखना है, और ये 6 7 अगली लाइन। क्या करेंगे, खाली जगह को 3 3 भर देगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 6 6 आ जाएगा। ये बात अब आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि मैंने भरा कैसे, ब्लू कलर है ना, खाली जगह कौन भरता है, पड़ोसी। पड़ोसी कौन, जो उसके बिल्कुल पास में, जैसे ये 3 है इधर भरेगा, ये 5 इधर भरेगा, ये 4 इधर जाएगा, नीचे वाला 6 इधर जाएगा। मल्टीप्लाई करना है, 4 दूनी 8, 8 छिंके 48, इतना बड़ा नंबर कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे, है ना, 16 दिख रहा है। तो मुझे लगता है कुछ कॉमन अगर हो तो सब में उड़ा दो यार। जैसे कैसे काट सकते हैं कॉमन चीज़ों को, ऐसे काट सकते हैं कि 3 यहाँ दिख रहा है आपको, इसमें 3 है, इसमें 3 कहीं नहीं है, दूसरे से भी काटना पड़ेगा, तीसरे से। अच्छा इसमें 3, इसमें 3, इसमें नहीं है। देखो इस पूरी लाइन में 3 कहीं है, इसमें है, इस पूरी लाइन में 3 कहीं है, इसमें यहाँ है, इसमें कहाँ है 3 यहाँ है, तो मैंने 2 बार काट लिया। अब इनका गुणा करके देख लो, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये छोटा हो जाएगा मल्टीप्लाई, 6 चौके 24, 5 छक्के 30, 7 पंजे। अगर अभी भी डाउट लगे तो आप क्या करना, काटना मत, तीनों का गुणा करना, यहाँ तीनों संख्याओं का, यहाँ तीनों का, यहाँ तीनों का, और उसके बाद काट लेना। मैंने कैसे काटा, मुझे ये देखना है कि ए बी सी डी में कोई भी एक नंबर कॉमन हो, उसको काट सकते हैं। तो मैंने कहा ये सारे डी के मान है, ये सारे सी के हैं, ये सारे बी के हैं, सारे ए के हैं। तो हमने कहा 3 3 3 जगह था, 3 से उड़ा दिया। इसमें भी 3 का कोई फैक्टर है क्या, 3 का गुणन करने वाले 6 है, तो बी सी डी से तो पहले 3 3 ले लिए थे, ए से भी चाहिए था तो ए से यहाँ से ले लिया, ठीक है। उत्तर आ गया हमारा बी। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, m प्लस एन रेशो m माइनस एन। सर m प्लस एन बट्टे में m माइनस बराबर 7/3, 7/3। मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ, आपने कहा बिल्कुल लिख सकता हूँ, रेशो को फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। इससे पहले मैं एक काम का एक रूल होता है उसको बता देता हूँ, कंपोनेंटो डिविडेंटो। कंपोनेंटो डिविडेंटो CND रूल बोलते हैं उसको, CND रूल है ना। CND रूल क्या होता है, CND रूल क्या होता है, इस बात को समझ। अगर कहीं लिखा है A/B बराबर C/D, A/B बराबर C/D लिखा है, तो हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, A प्लस B, मतलब एक बार इस अंश में हर को जोड़ेंगे, फिर अंश में से हर को घटाएंगे। ऐसे इधर करेंगे C माइनस डी, सॉरी C प्लस डी अपॉन C माइनस अपॉन C। हमने क्या किया, A/B लिखा था, तो A में B जोड़ा, A में से B घटाया, इधर C में D जोड़ा, C में से D घटाया। कंपोनेंटो डिविडेंटो इसी को बोलते हैं, कंपोनेंटो डिविडेंटो। सर इसका क्या फ़ायदा है, इसका क्या फ़ायदा है, बोले इसका फ़ायदा ये है। अच्छा ऐसा हो सकता है, ये तो एक बेसिक रूल बता दिया मैंने, कहा कहीं लिखा है x प्लस बाय अपॉन x माइनस बाय बराबर 4/1, 4/1 या 4/3 लिखा है, कुछ भी लिखा है, और हमें एक्स वाई का मान चाहिए, तो कंपोनेंटो डिविडेंटो लगा सकते। तो इसमें लगाएंगे तो इसको a मान के चलेंगे, इसको b मान के चलेंगे, और ये c और ये d रहेगा। संख्याएं दो, ऐसे कोई 4 को 2 + 2 थोड़ी लिखेगा, 1 को 1.5 + 1. वो 0.5 + 0.5 थोड़ी लिखेंगे, संख्याओं को तो एक साथ लिखेंगे। लेकिन x और y तो अलग अलग वेरिएबल हैं, अलग अलग वेरिएबल को तो प्लस माइनस के साथ ही लिखा जाता है ना, इसके साथ ही लिखा जाता है। तो सवाल इस फॉर्मेट में आ सकता है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। इसको हम कैसे आगे सॉल्व करेंगे, बोले इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बोले इसको सॉल्व करने के लिए हमें
एक्स प्लस वाई में हर को जोड़ना पड़ता एक्स माइनस वाई, और नीचे एक्स प्लस वाई में से हर को घटाना पड़ता एक्स माइनस वाई, और इधर भी 4 में एक को जोड़ना पड़ता, फिर 4 में से एक को घटाना। तो आप ध्यान से देखेंगे कि सर बाई से तो बाई कट जाएगा, अगर मैं माइनस को अंदर ले जाऊं तो ये प्लस हो जाएगा, ये एक्स का माइनस रह जाएगा, तो यहाँ से एक्स कट जाएगी और बाई बच जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, बोले 2x, यहाँ क्या बचा 2y बराबर 4 और 1 5, 4 में से एक गया तो 3, 2 से 2 कट ही जाएगा, तो x का मान 5 आ गया सर, y का मान 3, x का मान 5 आ गया, y का मान 3 आ गया। ऐसा कैसे हो गया यार? अभी हो सकता है कि x प्लस बाय 4 हो, x का मान 5 आ जाए। ऐसा नहीं होगा, मतलब मैंने एक काल्पनिक सा नंबर ले लिया था, वो नंबर ऐसे लेना पड़ेगा, मैंने नंबर एक ऐसा ले लिया था। अच्छा, वो उससे आगे काटना भी, 2 से भाग भी तो लगाना था दोनों साइड में, 2 से भाग लगा दे, जैसे वो आया था 5 बटे में 3 गुना 2 गुना में 2, तो ये तो आपस में खैर कट ही जाता। नंबर कुछ वैसा लेना पड़ेगा जैसा कि सवाल है, इसमें देखते हैं, इसमें कंपोनेंटो डिविडेंटो लगाते हैं। कैसे लगाएंगे सर? ये हमारा a और ये b है, ऐसा समझो इसको पूरे को। तो मैंने कहा इसको m प्लस n प्लस m माइनस n लिखेंगे बटे में m प्लस n, और इसमें से ये माइनस करेंगे, माइनस m प्लस n हो जाएगा बराबर 7 में 3 जोड़ेंगे एक बार 7 में से 3 घटाएंगे। अब क्या हुआ सर, यहाँ पर n से n कट जाएगा, यहाँ पर m से m कट जाएगा, तो बचेगा क्या? बोले यहाँ बचेगा 2m और यहाँ बचेगा 2n, और इधर कितना हो जाएगा? बोले 10, और इधर कितना बचेगा? बोले 4, क्या बचेगा? 4, 2 से 2 कट जाएगा। अगर मैं इसको और काट दूं तो ये 5 बटे 2 आ जाए, 5 बटे 2, m का मान 5, n का मान 2, m का मान 5, n का मान। तो हमें क्या बताना था सर? ये बताना था उत्तर में, ये बताना था। अच्छा, m का क्यूब प्लस n का, m का क्यूब प्लस n का क्यूब रेशो m का क्यूब माइनस n का क्यूब। सर m की पावर 3 करो, मतलब 5 की पावर 3 125 प्लस n की पावर 3 यानी 2 की पावर 3 8 बटे में m की पावर 3 यानी कि फिर से 125 और n की पावर 3 यानी कि 8। 125 8 133 होता है, बटे में कितना आ जाएगा? बोले 125 में से 8 गया तो 117 आ जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में था? 133 बटे 117 ए ऑप्शन में, बी ऑप्शन में था। आपने कहा कि हमें कंपोनेंटो डिविडेंटो नहीं आता, क्या उसके बिना इस सवाल को हल नहीं कर सकते? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो कैसे? बोले ये तो लिखा था m प्लस n, बटे में लिखा था m माइनस, और बराबर में क्या था? 7 बटे 3। एक तरीका ये था कि मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता तो 3m प्लस 3n और 7 का गुणा करता तो 7n माइनस 7n, तो n को एक साइड कर लेते, m को एक साइड कर लेते, रेशो आ जाता। दूसरा तरीका ये है कि सर मैं ये मान लूँ कि m प्लस n बराबर 7, m माइनस n बराबर अगर 3 है, ध्यान से समझना, और इसको मैं इक्वेशन समझ लूँ और इसको हल करूँ तो n से n कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर? 2m का मान कितना आएगा? इन दोनों को जोड़कर 10 आएगा, m बराबर कितना आ जाएगा? 5, तो n बराबर कितना बचेगा? फिर 2, m और n का मान आ गया, m और n का मान आ गया, तो बस आपको वैल्यू रखनी थी। बोले 125 प्लस 8 बटे में 125 माइनस 8 यानी 133 रेशो 100 आ जाता। तो कोई समस्या नहीं, कंपोनेंटो डिविडेंटो लगाना अनिवार्य नहीं है, बस सीखना है हमें कि कहीं जरूरत पड़े तो हम लगा पाएंगे कि नहीं। भाई लगा पाएंगे कि नहीं ये भी तो पता होना चाहिए। चलिए अगला सवाल CDS 2024 में लेटेस्ट सवाल पूछा गया कि a प्लस बी रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस a का मान 5 6 7 के अनुपात में, 5 6 7 के अनुपात में है। तो हमसे पूछा गया a माइनस बी प्लस सी रेशो a प्लस बी माइनस सी का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? हमने कहा यहाँ पर जो अनुपात दिया हुआ है वो क्या है? a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस a। हमने कहा a प्लस बी प्लस b प्लस सी प्लस c, तीनों को जोड़ दिया, इन तीनों को जोड़ दिया, हमने ऐड कर दिया। हमने कहा इनको ऐड करते हैं तो इन नंबर को ऐड करना पड़ेगा, 5 7 12 12 6 कितना 18। आपने कहा कि सर 1a और 2a, 1c 2c 1b 2b, यानी 2 2 बार आए हैं a b c, तो हमने 2 कॉमन लेके a प्लस बी प्लस सी लिख दिया, बराबर में 18 है। तो आपने कहा 2 से खत्म करो 18 को 9 बार, तो a b c का मान कितना आ गया मेरे भाई? 9 आ गया। a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ गया? 9 आ गया।
ए प्लस बी प्लस सी का मान अगर 9 आ गया और वो हमसे पूछ रहा है कि ए माइनस बी प्लस सी, मतलब मुझे अगर अलग अलग मान निकाल पाया मैं ए प्लस बी प्लस सी का, ए का, बी का, सी का, तभी मैं प्लस माइनस कर पाऊंगा। क्योंकि अगर वो डायरेक्ट ये पूछता कि ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा तो हम बोल देते 9, लेकिन उसने पूछा ए माइनस बी प्लस सी और इधर पूछ रहा है ए प्लस बी माइनस सी, मतलब ए का मान क्या है, बी का मान क्या है, सी का मान क्या है, ये पता होना जरूरी। ये कैसे पता करेंगे मेरे भाई, हम यहाँ से देखेंगे। मैंने कहा कि ये ए है, बी है और सी है। ए बी का टोटल मान कितना था, बोले ए बी का टोटल मान 5 था। ए बी का टोटल मान कितना था, 5 था। तो मैं यहाँ 5 लिख दूं तो सी का मान कितना बचेगा, बोले 4। सी का मान कितना बचेगा, 4। मैंने कहा सी का मान 4 है और ये ए और बी मिलाकर 5 है। फिर हमने कहा कोई और उठा लो, एक ए सी, सी ए का मान कितना है, बोले 6। सी ए का मान 6 जिसमें से सी 4 है तो ए का मान कितना होगा, 2। अब मुझे बताओ 5 में से 2 ए का है, 5 में से 2 ए का है तो बी का मान कितना होगा, 3। ए बी सी का मान हमने अलग अलग कर लिया, 2 3 4। ए बी सी का मान हमने अलग अलग कर लिया, 2 3 4, जोड़ोगे तो 9 बन जाएगा। ए बी सी का मान यहाँ पे 9 था। अब बस इस क्वेश्चन का उत्तर देना है। तो ए की वैल्यू 2 माइनस 3 प्लस 4 रेशो 2 प्लस 3 माइनस 4, तो 2 और 4 6, 6 में से 3 गया तो 3 रेशो 3 और 2 5, 5 में से 4 गया तो 1। अनुपात क्या आएगा मेरे भाई, 3:1। मेरे दोस्त 3:1 उत्तर दे दोगे कि नहीं, कर पाओगे उत्तर, कोई समस्या नहीं आएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हो सकता है इस प्रकार का सवाल हो। देखो अभी मैं आपको वो बेसिक सवाल करा रहा हूँ, उसके बाद लैंग्वेज वाले सवालों में हम आएंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर हमने एक बार ये बेसिक क्लियर कर लिया, क्योंकि यही चीज़ अगर लैंग्वेज में पूछ ली और हमसे वो नहीं बनती, ये वाली चीज़ नहीं बनती है, तो वो भी नहीं बना पाएंगे, है ना, वो भी नहीं बना पाएंगे अगर ये सवाल नहीं बनते हैं तो। ये सीजीएल मेंस में पूछ लिया था, अच्छा इतना बढ़िया सवाल है क्या, चलो कोई बात नहीं। ए बी रेशो बी सी रेशो सी ए का मान इतना है और ए प्लस बी प्लस सी का ओरिजिनल मान 27 दिया हुआ है। तो मैंने कहा पहले तो इनको जोड़ो, इनको जोड़ोगे तो क्या बोलोगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी यानी बी प्लस सी ए यानी सी प्लस ए। सबको जोड़ोगे तो इनका टोटल कितना होगा, 7 और 6 13, 13 और 5 18, कितना होगा 18। मैंने कहा इसमें अगर हम देखें तो 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 18। हमने कहा 2 से काटो 18 को, 9 बार कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा मेरे भाई, 9 बार। सर इस 9 का मान सवाल में ओरिजिनल दिया हुआ है 27, 9 का मान, 1 का मान कितना आ जाएगा 3, 1 का मान कितना आ जाएगा 3। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। अब ए बी का मान देखता हूँ मैं यहाँ से, ए प्लस बी, तो आपने कहा ए प्लस बी का मान तो 7 है, लेकिन इस रेशो का ये 3 गुना है, कितना गुना, 3 गुना, तो मुझे इसको भी 3 गुना करना है तो 21 बन जाएगा। फिर हमने कहा बी प्लस सी का मान देखते हैं, बी प्लस सी का मान कितना है 6, तो 6 का भी 3 गुना करेंगे तो ये 18 बन जाएगा। हमने कहा सी प्लस ए का देखते हैं, सी प्लस ए का मान कितना है, बोले 5, तो ये 5 का भी 3 गुना बन जाएगा तो ये 15। ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। इनका रेशो में मान 7 है, लेकिन वास्तव में 1 यूनिट का मान तो 3 आ गया। हमने कहा 7 21, 6 18, 5 15, ये वास्तविक मान आ गए। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ए बी और सी का एक्चुअल मान क्या होगा, तो आपने कहा ए और बी का टोटल मान 21 है, ए और बी का कुल मिला के मान 21 है और तीनों का मिला के 27 है। ए बी सी का टोटल 27 है और ए और बी के पास 21 रुपये हैं। जैसे मैं बोलूं कि ए बी सी के पास टोटल 27 रुपये हैं, जिसमें से ए और बी की जेब में 21 रखे हुए हैं, तो सी की जेब में कितने होंगे, बोले 6 रुपये, तो इसका मान 6 आ गया। हमने कहा सी का मान 6 है, सी का मान 6 है। बी और सी के पास टोटल पैसे कितने हैं, बोले 18, 18 में से 6 सी के पास है तो बी के पास कितने होंगे, 12, बी के पास 12 होंगे तो ए के पास कितने बचेंगे, बोले 27 में से 12 6 18, तो इनने ले लिए, तो 9 इसके पास। लेकिन सवाल यहीं पर नहीं छोड़ा आपका पीछा, सवाल ने पीछा आपका यहाँ नहीं छोड़ा कि ये ए रेशो बी रेशो सी का मान तो आ गया, लेकिन उसने ये पूछा है कि 1/a बताओ भैया, रेशो 1/b बताओ, रेशो 1/c बताओ, 1/b 1/a 1/b 1/c। ये क्या पूछ रहा है, बेसिकली इनवर्स रेशो पूछ रहा है आपसे, विलोम अनुपात पूछ रहा है, विलोम अनुपात पूछ रहा है। तो कैसे निकालेंगे, बोले 1 के बटे में a का मान 9, 1 के बटे में b का मान 12, 1 के बटे में c का मान 6। अब नीचे वाली संख्याओं को खत्म करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है, तो हमने कहा एलसीएम ले लो।
9 12 6 का एलसीएम 18 आ जाएगा क्या? नहीं, 36 आएगा। कितना आएगा? 36। तो 36 का गुणा तीनों रेशो में कर दो। और ये बात मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि सेम संख्या से रेशो में गुणा और भाग करने पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो 36 से गुणा करने पर इसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। 9 चौके 12 तिया 36, 6 चंके 36, अनुपात आ जाएगा 4:3। 4 3 6 इज द करेक्ट उत्तर। 4 3 6 सी इज द करेक्ट उत्तर। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि अच्छे एग्जाम में आया, सीजीएल मेंस में पूछा गया सवाल है, तो कैलकुलेटिव था। हमें बेसिकली कैलकुलेशन को नहीं देखना है कि 1 मिनट लग गया कि 2 मिनट लग गया, हमें भी कॉन्सेप्ट सीखना है ना। हमको वो हर सवाल आना चाहिए जो रेशो में पूछा जा सकता है या पूछा गया है। जो सवाल रेशो में पूछे गए वो हमसे बनना चाहिए। उसको बनाने के लिए ही हमें कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, अभी टाइम पर नहीं। टाइम पर तो जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब ध्यान दे देंगे। फिलहाल हमें एक्यूरेसी पर और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पर ध्यान देना है। स्पीड तो हम बाद में भी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि यदि 4a + 7d रेशो 4c - 7d बराबर 4a - 7d रेशो 4c + 7d का मान क्या होगा? तो देखो मैंने क्या बोला कि a/b बराबर c/d एक कंपोनेंट और डिविडेंटों का रूल होता है, ऐसा होता है। तो मैंने कहा इसमें क्या करेंगे, हम इसको a + b बटे में a - b लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे c + d अपॉन में c - d। ऐसे ही लिखते हैं कंपोनेंट और डिविडेंट और, ये कहता है ना। तो हमने कहा कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई हैं, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई हैं। तो मैंने कहा ऐसा बटे में तो लिख नहीं सकते, 4a + 7b। मैंने कहा ऐसी संख्या इधर से इधर लेके आओ। तो आपने कहा 4a - 7b इधर लिखिए, 4a - 7b यहाँ दी हुई है बराबर। हमने कहा राइट हैंड साइड में 4c + 7d है, 4c + 7d, 4c + 7d है। मैंने कहा एक नंबर में उधर छोड़ के आया हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे, वो कौन सा है? बोले ये छोड़ के आए माइनस वाला। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे ले आओ, 4c - 7, 4c - 7d। ये बात आपको समझ में आई? अगर ये बात समझ में आ गई तो CND लगा दो भाई इस पे। ये कुछ इस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में लिखा है, इस फॉर्म में कर दो इसको। a + b जोड़ के लिखे हैं तो ऊपर केवल a लिख दो, नीचे केवल b लिख दो। हमने कहा a और b दोनों जोड़ के लिखे हैं तो ऊपर केवल a यानी 4a, नीचे केवल b यानी कि 7b बराबर। इधर केवल c ऊपर यानी 4c, नीचे केवल d यानी कि 7d यानी कि 7d। अब आपने देखा कि सर 7 से 7 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी a/b बराबर क्या आ जाएगा? c/d आ जाएगा। a/b बराबर क्या आ जाएगा? c/d आ जाएगा, c/d, a/b c/d। ऑप्शन है इन सब के बराबर लगा हुआ है, ये बराबर, ठीक है। तो ऑप्शन ये आ जाएगा। तो कंपोनेंट और डिविडेंट जो हमने सीखा था वो यहाँ पर अप्लाई किया हमने। कैसे करते हैं ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। चलिए ये चीज़ क्लियर हुई, कोई समस्या यहाँ तक नहीं है? तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, उनका अंतर 210 है, तो छोटी संख्या क्या होगी? इन पर हम अभी आएंगे। उससे पहले हम जो x y के फॉर्मेट में जो सवाल दिए उनको ख़त्म कर लेते हैं ना। जैसे कि CDS 2012 में पूछा, ये x y का मान 7.5 दिया है, तो 5x - 2y 3x + 2y किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि कहीं ऐसा लिखा है x/y बराबर 2:3 और आपसे ऐसा पूछा जाए, पहला क्वेश्चन x² + y² बटे x² - y²। दूसरा सवाल पूछा जाए x³ + y³ अपॉन x³ - y³। ठीक है। तीसरा सवाल पूछा जाए x² + y अपॉन x² + y²। तो आप क्या उत्तर दोगे? तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि यहाँ पे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 ले लेते हैं, लेकिन ना तो x की वैल्यू 2 एग्जैक्ट है ना y की वैल्यू 3 एग्जैक्ट है। मतलब ये वास्तविक मान 2 और 3 नहीं है x के। x का पता नहीं, जो भी मान होगा वो 2 का मल्टीपल होगा, y का जो भी मान होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। तो जब हम इन वैल्यू को सीधे इस्तेमाल करते हैं तो एक बात का ध्यान रखते हैं कि जब भी हम इस तरह के कोई भी क्वेश्चन का उत्तर निकालें तो उसमें ये बात देखना है कि इनके जो घात हैं
इनकी जो घातें हैं या डिग्री हैं वो समान होने चाहिए। जैसे यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो नीचे भी पावर 2 है। अगर ये पावर अलग अलग हो जाए, ऊपर 2 नीचे 3, तो ये अप्लाई नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा इसमें, ये उस केस में गलत हो जाएगा। तो मैं इस क्वेश्चन का उत्तर तो निकाल सकता था कि सर x की पावर 2 है तो x का स्क्वायर करना है, यानी 2 की पावर 2 तो 4 हो जाएगा, और 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 हो जाएगा, बटे में 4 माइनस 9 आ जाएगा। तो ये 5 और 9 14, बटे में कितना आ जाता, माइनस का 5, तो ये माइनस यहाँ चलिए। दूसरे क्वेश्चन में भी इसको अप्लाई कर सकते थे, 2 की पावर 3 करना है तो 8, और 3 की पावर 3 करना है तो 27, बटे में 2 की पावर 3 करेंगे तो 8, और माइनस करेंगे तो 27, तो 27 और 8 तो 35 हो जाएगा, और 27 में से 8 चला गया तो कितना बचेगा, बोले 19 बचेगा, वो भी माइनस का, तो ये माइनस यहाँ। लेकिन इस क्वेश्चन को हम हल नहीं कर सकते, क्यों कि यहाँ तो डिग्री 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, केवल यहाँ पर 1 है। इस वजह से तीसरे क्वेश्चन को हम हल नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी आपको इस तरह के सवाल आएंगे तो इनमें यही बात का ध्यान रखना, डिग्री मतलब पावर। जैसे इसको मैं बटे में भी लिख सकता था, 5x माइनस 2y बटे में 3x प्लस 2y, तो इनकी डिग्री बन है, इसकी भी पावर बन है, इसकी भी पावर बन है, इसकी बन है, इसकी बन है, सबकी बन है। अगर किसी की 2 किसी की बन होती तो इस क्वेश्चन को हम हल नहीं कर पाते। तो x बाई का मान कितना दे रखा है, x का मान 7, बाई का मान 5, हमने कहा यहाँ पुट करेंगे 5 गुणा 7 माइनस 2 इंटू 5 रेशो 3 गुणा x का मान 7 रेशो सॉरी प्लस 2 इंटू बाई की वैल्यू 5। अब देखते हैं 7 पंजे 35 माइनस 10 रेशो 7 21 प्लस 10, 35 में से 10 गया 25, और ये 25 रेशो 31, 25 रेशो 31, एक ही ऑप्शन सी में था, सी में उत्तर था, हमारा आंसर आ गया। चलिए इस क्वेश्चन को चलो देख ही लेते हैं। 3 संख्याओं का योगफल 9340 है। यदि पहले पद और दूसरे पद के बीच का अनुपात 11-12 है, मैंने कहा ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, इनका अनुपात 11:12 है, और तीसरे पद, दूसरे पद और तीसरे पद के बीच का अनुपात 13-14 है, तो हमने तीसरा पद यहाँ लिखा, दूसरे और तीसरे के बीच का अनुपात 13-14 है, तो 13-14 अगली लाइन में लिखा, 13-14 अगली लाइन में लिखा। क्योंकि तीनों संख्याओं का टोटल, वास्तविक टोटल मुझे 9340 दिया हुआ है, तो मुझे तीनों के रेशो निकालने पड़ेंगे, तीनों के रेशो निकालने पड़ेंगे। हमने कहा यहाँ 12 आ जाएगा और यहाँ 13 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना, 13 दाम 130 और 13 143, 12 13 कितना हो जाएगा, 12 12 144 और 12 156, 14 दूनी 28 और 14 एकम 14 और 2 16 67, ये आ जाएगा इनका टोटल, ये आ जाएगी, ये रेशो क्या आ जाएंगे 143 156 100, मतलब कैलकुलेटिव सवाल है। अब सवाल में ये बोला गया, ये बात बोली गई कि सर इन तीनों पदों का अगर मैं योग करूं तो ये टोटल आएगा 9340। तो मैंने कहा भैया हमारे पास तो रेशो में टोटल कुछ और ही है, हमने तो इन तीनों का टोटल किया, अपने का टोटल किया 8 और 6 14, 14 और 3 17 की 7 हासिल की 1, 7 और 5 12, 12 और 4 16 की 6 हासिल की 1, 3 और 1 467, हमारा टोटल 467 आया। सवाल में तो ये 9340 दिया हुआ है, तो मैंने कहा भाई इससे तुलना करनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू इतनी है तो एक का मान कितना, 467 का मान 9340 है, तो एक का मान कितना, मैंने कहा ये 467 934 का डबल है, यानी कि 20 आ गया मान। इसका मान कितना आ गया सर, 20 आ गया, एक यूनिट का मान 20 आ गया। तो उसने कहा पहले और अंतिम पद के बीच का अंतर बताओ। सर पहला और अंतिम पद क्या है, बोले 143 168 है, अंतर कितने का है, 18 और 7 25 का, कितने का अंतर है मेरे भाई, 25 का। तो एक यूनिट का मान 20, तो 25 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, बोले 25 गुणा 20, 25 गुणा 20 यानी कि 5, कितना आ जाएगा भाई, 500 आ जाएगा। ठीक है 500 आ जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़, अगला सवाल देखो, MPPSC 2015 में ये सवाल पूछा गया कि x बटे बाय का मान ये है, x का मान 5 बाय का मान 3, ये कब मानेंगे, जब इन दोनों के क्या डिग्री समान, डिग्री समान हो, तो डिग्री यहाँ समान है। हमने कहा भाई x का मान 5 रख दो, तो 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 बटे में 25 प्लस 9, 25 में से 9 जाएगा तो 16, 25 में 9 जुड़ेगा तो 2 से और काटेंगे तो 8 बटे 17 कहाँ है ऑप्शन,
8/17 कहाँ है? ऑप्शन डी में है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल है कि ए और बी का अनुपात x/12 है, बी और सी का अनुपात 4:y है, तो ए और सी का अनुपात 5:3 दिया हो तो x/y का मान पूछा है। मुझे ए बी सी का रेशो दिया हुआ है, मैंने तो यही सीखा है कि ए और ए बी सी का कंबाइंड रेशो कैसे निकालते हैं। तो मैंने कहा ए बी के नीचे ए बी की वैल्यू लिखो, बी सी का मान 4/y है, हमने यहाँ पे 4 लिखा, यहाँ पर y लिखा, यहाँ 4 लिखा और यहाँ y लिखा। मैंने कहा कंबाइंड कैसे करोगे? बोले 12 यहाँ लिख देंगे, 4 को यहाँ लिख देंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करो तो ये 4x बन जाएगा, तो ये 12 चौके 48 बन जाएगा, और ये 12 y बन जाएगा। तो उसमें x ए और सी का अनुपात तो 5:3 दिया है। मैंने कहा ए और सी का अनुपात हमारे हिसाब से क्या है? मैंने कहा ए का मान 4x है और सी का मान 12y है, और इसकी वैल्यू सवाल में 5/3 दे रखी है। इसका मान सवाल में 5/3 दे रखा है। फिर से सुनो कि मैंने कहा ए सी को मैं लिखूं, ए का मान 4x, सी का मान 12y, तो 4x/12y का मान 5/3 दे रखा था, 5:3 दे रखा था, मैंने 5/3 लिख लिया। और मैंने कहा 4 एकम 4, 4 तिया 12, और 3 से इस 3 को काट दूं, x/y बराबर क्या आ जाएगा? बोले 5/1। 5/1 बोलो या 5:1 बोलो, यही आपको निकालना था। क्या बताना था आपको कि x और y का रेशो क्या होगा, x और y का रेशो क्या होगा, यही बात आपको बतानी थी। तो उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे। यूपीएसआई 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि a/b+c बराबर 3:9 और c/a+b बराबर 10/14, a/b+c का मान कितना है? बोले 3:9। आगे बोलता है c/b+b, c/a, इसका मान कितना है? बोले 10/14। मैं आपसे ये पूछता हूँ यहाँ पर कौन कौन लोग हैं? मैंने कहा ये 3 लोगों से मैं काम करवा रहा हूँ कुछ, और उनको मजदूरी दे रहा हूँ कि ए को 3 रुपये दूंगा तो बी और सी को मिला के 9 दूंगा, और सी को अगर 10 रुपये दूंगा तो ए बी को मिला के 14 दूंगा। तो हमने कहा काम करने वाले लोग कौन है? बोले ए, बी, सी, तीनों ही लोग हैं, तीनों लोग हैं, यहाँ पे भी तीनों लोग हैं, चाहे वो किसी भी कॉम्बिनेशन में बैठे हों। लोग कौन है? ए, बी और सी। मैंने कहा इनकी टोटल वैल्यू है कितनी? बोले यहाँ पे मजदूरी आ रही है 9 और 3 12। हमने कहा दूसरी कंडीशन में कितने लोग हैं? बोले यहाँ पे भी ए बी सी तीनों ही लोग हैं। यहाँ पे मजदूरी कितनी है? बोले 14 10 24, यहाँ मजदूरी 24 है। भाई तीनों लोग हैं काम करने वाले, सेम काम कर रहे हैं, मजदूरी अलग अलग कैसे हो जाएगी? आप बोलेंगे मजदूरी कहाँ लिखी है? सर मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, है ना। अब शब्द ढूंढने मत लग जाना, मजदूरी तो मिल ही नहीं रही। मैंने कहा इनको 12 रुपये मिलते हैं, इनको 24 रुपये मिलते हैं, ऐसा कैसे हो गया यार? लोग तो वही हैं। तो हमने कहा 12 को 24 बनाओ, 12 को 24 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई यहाँ नहीं होगा, इस रेशो में होगा। 3 में करेंगे तो 6, 9 में करेंगे तो 18। अब ये 18 6 24 बन गए। अब हमने कहा कि मुझे आंसर जो बताना है वो किस चीज़ का बताना है? मुझे आंसर बताना है b/a+c, b/a+c। हमने कहा बी का मान कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा मुझे तो ए बी और सी का मान निकालना है। तो सी का मान तो ये दिख रहा है 10, ए का मान दिख रहा है 6, ये तो खत्म हो गया भाई 6। अब सर तीनों के पास 24 रुपये हैं और इन्होंने 16 ले ली, तो बी के पास क्या 8 बचेंगे? अभी तो ये 24 बनेंगे, 8 और 6 14 और 10 24 बनेंगे। हमने कहा बी की वैल्यू 8 और ए और सी को जोड़कर कितना लिखेंगे? बोले 16। 10 और 6 16, काट दो भाई इसको, तो 1:2 आ जाएगा। तो जो भी ऑप्शन में आपको 1:2 मिले वो आपका उत्तर है, या 1/2 मिल जाए। 1/2 ऑप्शन सी में है, 1/2 किस में है? ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो उम्मीद है कर पाएंगे इस तरह के सवाल को। बहुत ढंग का सवाल है, मतलब अच्छा सवाल है जो थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगा आपको। पर ये बात आपको समझनी है कि जब भी ऐसी कंडीशन बने कि ए बी सी तीनों ही आ रहे हैं हर बार, लेकिन वो कॉम्बिनेशन अलग अलग में आ रहे हैं, एक बार ए बी के साथ आ रहा है, एक बार ए सी के साथ आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें टोटल अमाउंट पर ध्यान देना है, टोटल वैल्यू पर ध्यान देना है। ठीक है, चलो भाई अगला जो हमारा इसका टॉपिक है वो प्रोपोर्शन है। क्या है? प्रोपोर्शन है सर। प्रोपोर्शन को भी कंप्लीट कर ही देते हैं। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, मैं उसको छोड़ना नहीं है भाई, भूल गया मैं, ध्यान उसको करा देता हूँ। ये सवाल मैं छोड़ दिया था। इसमें क्या था? चलो इसमें क्या था कि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, 2:5 बहुत बेसिक सवाल।
वो कह रहा है कि अगर उनका अंतर 210 है तो छोटी संख्या बताओ। छोटी संख्या कौन सी होगी जिसका मान कम है? तो क्या ये वास्तविक संख्या है 2 और 5? अगर ये वास्तविक संख्या होती तो मैंने कहा इन दोनों का अंतर तो 3 आ रहा है और सवाल में 210 दिया हुआ है, तो ये वास्तविक संख्या नहीं है। तो क्या है सर? ये वास्तविक संख्या नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ एक 2x है एक 3x है, एक 2x है और 3x है, दोनों का अंतर कितना आएगा? बोले 3x। 3x का मान 210 दिया हुआ है सवाल में, तो x का मान कितना आ जाएगा? बोले 70 आ जाए, x का मान 70 आ जाए। छोटी संख्या क्या है? 2x, तो 2x का मान कितना हो जाएगा? बोले 140। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 140 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में, जो कि डी ऑप्शन में था। ठीक है, तो ये तो बहुत प्यारा सा सवाल था, CGL प्री 2024 में पूछा गया था, छोटा सा नन्ना मुन्ना सा सवाल था। अब मैं बात प्रोपोर्शन की करूंगा, है ना। अभी हमें सीखना है प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन क्या होता है। चलिए 15 से 20 मिनट में हम प्रोपोर्शन भी सीख जाएंगे। प्रोपोर्शन के अंदर कौन कौन सी चीजें आती है सबके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रोपोर्शन नाम से स्पष्ट है, इसको बोलते हैं समानुपात। समानुपात, समानुपात का मतलब होता है 2 अनुपात का समान होना, 2 अनुपात का समान हो, 2 अनुपात का समान होना। कैसे समान होना सर? जैसे कहीं लिखा है A अनुपात B और दूसरा अनुपात लिखा है C अनुपात D, तो इनका बराबर होना, ये समानुपात कहलाता है। इनका बराबर करना ही समानुपात कहलाता है। 2 अनुपात को समान कर देते हैं तो वो समानुपात कहलाता है। समानुपात कुछ इस फॉर्म में लिखा रहता है, A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। ये जो 4 बिंदु आप देख रहे हैं ना, यही है प्रोपोर्शन, इन्हीं का नाम है प्रोपोर्शन या समानुपात। ये जो 4 डॉट आप देखते हैं इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन या समानुपात, और इसको बराबर लिख देते हैं, इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं? बराबर लिख देते हैं। सर हमको ये भी पता है कि A अनुपात B को हम A बटे B लिख सकते हैं और इसको हम बराबर लिख सकते हैं। 4 बिंदुओं का मान होता है बराबर, इक्वल, ये प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल। और C रेशो D को हम C बटे D लिख सकते हैं। आपने कहा बिल्कुल सही। तो मैंने कहा एक तरीका ये, दूसरा तरीका मैंने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आपने कहा कर देते हैं सर, AD बराबर BC आ गया, बराबर BC। तो हमने यहाँ से क्या समझा? बोले ये 4 संख्याएं थी, A रेशो B समानुपात C रेशो D, जिसमें बाहर बाहर वाली दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई और अंदर अंदर वाली दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई आपस में कैसा है? बराबर। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इनर वैल्यूज का जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है आउटर वैल्यूज के बराबर, इक्वल। इनर वैल्यूज का प्रोडक्ट आउटर वैल्यूज के प्रोडक्ट के बराबर है। जितनी भी जो बीच की संख्याएं दोनों का गुणनफल बाहर बाहर वाली दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। इसी को बोलते हैं समानुपात, इसी को बोलते हैं हम समानुपात। एक और बात, A अनुपात B बराबर C अनुपात D। मैंने कहा समानुपात को बराबर लिखते हैं, तो इसमें जो भाई A होता है वो पहला पद कहलाता है, ये दूसरा पद कहलाता है, ये तीसरा पद कहलाता है, ये चौथा पद कहलाता है। तो हमसे ये पूछा जाता है सर कि चौथा पद बताओ, चौथा पद बताओ। चौथा पद कब निकालने को कहा जाएगा? इसको बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन कब पूछा जाएगा? जब आपको 3 चीजें दी होंगी, चौथा मिसिंग होगा। जैसे मैंने 3 पद दे दिए, चौथा मिसिंग होगा, तो चौथा आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, अब सवाल पर आते हैं। समानुपात का एक सवाल लेते हैं। यूपी कांस्टेबल 2018 में ये सवाल पूछा गया और इसमें बोला गया है कि सर x रेशो बाय बता दो। सवाल कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। सवाल में बोला गया x अनुपात 9 समानुपात 5 अनुपात बाय। हमको ये पता है कि ये समानुपात है ना, ये तो बराबर ही होता है ना सर। और अभी मैंने ये सीखा कि बाहर बाहर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करो तो अंदर वाली संख्या के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है। तो मैंने कहा x और बाय का मल्टीप्लाई कर दें हम, तो ये 9 गुणा 5 के बराबर हो जाए। x बाय बराबर कितना आ जाएगा सर? 45 आ जाएगा। x बाय बराबर कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। यहाँ पर यार x रेशो बाय नहीं पूछा गया होगा, x बाय का मान पूछा गया होगा। x बाय का मान पूछा गया, x गुणा बाय। यहाँ पर जो वैल्यू पूछी गई होगी x गुणा बाय की पूछी गई होगी, वो 45 होगी। वो कितनी होगी भाई? 45 होगी। x रेशो बाय नहीं पूछा गया होगा। ठीक है, क्लियर हुई चीज? आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल लेते हैं प्रोपोर्शन का। देखो प्रोपोर्शन में 2 अगर वेरिएबल दे दिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में x और y थे, तो दोनों का रेशो कैसे निकाल पाएंगे? भाई दोनों ही अननोन है, कोई एक ही निकल सकती है अननोन, दोनों को नहीं निकाल सकते थे। तो या तो दोनों का गुणनफल पूछा जा सकता है, या फिर दोनों में से एक 3 वैल्यू दी होंगी तो एक वैल्यू का मान पूछा जा सकता है, तो वहां पर प्रोडक्ट ही पूछा जाएगा। अब ऐसे इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें 4 संख्याएं दे रखी हैं प्रोपोर्शन में, लेकिन x का ही मान पूछा गया है। देखो 2 जगह वैल्यू मिसिंग है, लेकिन वो सेम है x, तो x तो निकाले जा सकते हैं। हमने कहा क्वेश्चन क्या है? 1/5
रेशो 1/x बराबर 1/x रेशो 1/1.25। हमने वही तरीका कि सर बाहर वाली संख्याओं को मल्टीप्लाई करो तो 1/5 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। पहले मैंने कहा इनका गुणा कर लेते हैं। 1/x गुणा 1/x बराबर 1/5 गुणा 1/1.25। अब मैंने कहा मैं अगर यहाँ से डेसिमल हटाता भी हूँ तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगी, यानी 100 बन जाएगा, ऊपर 100 बन जाएगा। और मुझे पता है 25 चौके 100, 25 पंजे 125। इधर क्या बनेगा 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर इधर बन गया 4/25। हमने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसको इधर ले आओ, इन दोनों को इधर ले जाओ। x स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा 25 में x बराबर क्या आ जाएगा बोले 5/2। कितना आ जाएगा 5/2। और 5/2 कितना होता है सर 2.5 होता है। 5/2 कितना होता है मेरे भाई 2.5 होता है। कितना 2.5 होता है, 2.5 होता है। तो कर पाएंगे। अगर किसी को ये काटना पीटना नहीं आते तो सीधे गुणा कर लेना। सीधे गुणा 5 से करोगे तो ये 6.25 आएगा, फिर उसका रूट ले लेना, स्क्वायर रूट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे, यदि 405/405 405/y इज इक्वल टू y रेशियो 125 हो, y रेशियो 125 और y 0 से बड़ा हो तो y का मान क्या होगा। दोनों जगह y है सर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 405 गुणा 125 आ जाएगा। मैंने कहा y बराबर क्या होगा, बोले रूट में लिख दो इन संख्याओं को। तो मैंने कहा 5 से भाग लगाओ यार 405 को, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 और जिससे भाग लगाया वो भी लिखा मैंने कहा इसको फैक्टर में तोड़ दो, 5 से भाग लगाकर तोड़ो तो 5 गुणा 81 होगा 405। 125 को तोड़ दो, मैंने कहा 5 गुणा 25, 5 गुणा 25। तो हमने कहा बाहर निकालो कुछ, y बराबर क्या आएगा, बोले एक तो 81 में से 9 बाहर आ जाएगा, ये 2 5 में से 1 5 बाहर आ जाएगा, 25 में से 1 5 बाहर आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऐसे ही लेते हैं ना, तो 25 90 कितने हो जाएंगे 200, 25 90 कितने हो जाएंगे सर 225। ऑप्शन ए मल्टीप्लाई कर लोगे ना। देखो मेन बात ये थी स्क्वायर रूट कैसे लेना है, तो मैंने फैक्टर करना बता दिया आपको, फैक्टर करके लिख दिए। अब 9 गुणा 5 गुणा 5 तो आपको करना पड़ेगा, नहीं आता है तो सीखो। अगला है फोर्थ प्रोपोर्शन, चतुर्थानुपाती। चतुर्थानुपाती क्या होता है सर, इसमें आपको 3 वैल्यूज देखने को मिलेंगी a, b, c और इसका चतुर्थानुपाती निकालने को बोला जाएगा। तो इसका चतुर्थानुपाती कैसे निकालेंगे, मैं अगर समानुपात में लिखूं इसको तो c रेशो x, मैंने कहा चतुर्थानुपाती सपोज x है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा a अनुपात b बराबर है c अनुपात x के। तो हम इसको लिख पाएंगे क्या, बोले बाहर वाली संख्याओं का गुणनफल इंटू अंदर वाली संख्याओं का गुणनफल। अब बोलेंगे ax बराबर bc, हमें तो केवल x चाहिए, हम क्या लिखेंगे BC बटे A। इस बात से आप क्या सीखे, बोले कुछ नहीं। क्यों, बोले कुछ बताया ही नहीं। तो देखो बेटा हमने क्या किया, अगर मुझे x का मान लाना है मतलब चतुर्थानुपाती फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा करके ऊपर लिखेंगे, पहली संख्या से दे देंगे भाग। ये तो याद रखने वाली बात है कि याद रहता है कि नहीं तो आप इस फॉर्मेट में अगर लिख पाओ उन संख्याओं को तो आपका सही उत्तर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल सवाल कहीं दिया है 2,3,12 का चतुर्थानुपाती, तो आप कैसे लिखोगे, बोले 2,3। आप बोलोगे पहले किसको लिखना है, भाई जिस क्रम में सवाल में दिया उसी क्रम में लिखना है। 2,3 बराबर 12:x। तो हमें क्या करना था, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर। तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 12 × 36, x बराबर कितना आ जाएगा 2 से काटेंगे तो 18। इस प्रकार से हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये तो बात समझाने वाली थी। मेन बात तो ये है, अगर ये दिमाग में है तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो मैंने एक रिजल्ट लिखा आपको, ये एक वो रिजल्ट लिखा है कि आप डायरेक्ट यूज करें इसमें कि दूसरी BC का मतलब है दूसरी और तीसरी संख्या और A का मतलब पहली संख्या, दूसरी और तीसरी संख्या का गुणा करके पहली संख्या से भाग लगा दो, वो ये रिजल्ट है। अब एक सवाल पर आ जाते हैं, चौथा समानुपाती बताओ सर। चौथा समानुपाती का मतलब है चतुर्थानुपाती। तो सर 12:14
बराबर 18:x। तो मुझे इन दोनों का गुणा करना है 12x बराबर इन दोनों का गुणा करना है 14 इंटू 18। 12 से कटेगा नहीं, 6 से, 6 दूनी 12 और 6 18, 2 से 7 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा। अब भाग लगाना, आपको गुणा करना और भाग लगाना इतना आना चाहिए, इतना बेसिक गुणा करना और भाग लगाना आना चाहिए। मैं इसको इस साइड आकर भी लिख सकता था। अगर किसी को डाउट है कि ये कैसे लिखा, सर हम जरूरी नहीं ऐसे ही लिखते, उसको ऐसे भी बोल देते। हम ये भी बोल सकते थे कि x बराबर क्या होगा, बोले 14 गुणा 18 बटे में 12 है। तो बोले हम क्या बोल पाएंगे, सर हम इतना ही बोल सकते हैं कि 6 दूनी 12, 6 18, 2 से 7 बार, 7 कितना हो जाएगा, जो कि ऑप्शन। ठीक है, जैसे मर्जी कर लेना, कैलकुलेशन आपके हाथ में है, पूरी तरीके से आपके कंट्रोल में रहती है कैलकुलेशन। सवाल है अगला, इसका मान क्या होगा अगर चौथा अनुपात 5 7 15 के अनुपात में। इसका मान मतलब किसका, चौथा अनुपात, यानी दूसरा तीसरा चौथे का मान दिया है, तो पहले अनुपात, पहले पद का मान निकालना मुझे। मतलब मुझे जो चौथा अनुपात मानते थे, अब पहला पद को x मान लेना है, दूसरा पद इसमें 5 रहेगा, तीसरा पद 7 रहेगा, चौथा पद 15 रहेगा। इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणनफल के बराबर, यानी 15x बराबर है 35 के। x बराबर कितना आ जाएगा, चौथा अनुपात में 5 7 15, 5 7 35 नहीं आएगा आंसर। चौथा ही अनुपात पूछा होगा, फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी ठीक नहीं लग रही मुझे। 5 7 15 रेशो x, 5 7 35 तो भी नहीं आ रहा ये। 5x बराबर 7 गुणा 15, 5 से 3 बार, x बराबर 21, यानी चौथा अनुपात ही पूछा है भाई। चौथा अनुपात ही पूछा है कि इसका मान क्या होगा अगर चौथा अनुपात 5 7 15 के अनुपात में है। मतलब चतुर्थानुपाती में 3 जो संख्याएं दी हैं वो इस अनुपात में है, इसका चौथा मान क्या होगा ये बताना आपको। चौथा मान मतलब चतुर्थानुपाती, तो ये पहला, ये दूसरा, और यहाँ बराबर का साइन 15:x। हमने कहा x का 5 में गुणा करेंगे और 7 और 15 का गुणा करेंगे। 5 से 15 को काट देंगे तो 3 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा मेरे भाई, 3 बार कटेगा 5 से। x का मान कितना आ जाएगा, 7 गुणा 3 यानी कितना, आ जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रोपोर्शन, तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती क्या होता है, तीसरा अनुपात क्या होता है कि तीसरे अनुपात में सर आपको कोई 2 नंबर दिए होते हैं और तीसरा नंबर फाइंड करना होता है। कोई 2 नंबर गिवन होते हैं और तीसरा निकालना पड़ता है। जैसे a और b 2 दिए हैं और इनका तृतीय अनुपाती मैंने मान लिया x है, तो तृतीय अनुपाती निकालते कैसे हैं, x बराबर b स्क्वायर बटे में a, x बराबर b स्क्वायर बटे में a, b स्क्वायर बटे में a, ये होता है तृतीयानुपाती। ये क्या होता है, तृतीयानुपाती। ये कैसे निकला ये मैं बता देता हूँ। तृतीय अनुपाती को प्रोपोर्शन के रूप में यानी समानुपात के रूप में कैसे लिखेंगे, a अनुपात b समानुपात। समानुपात का मतलब क्या होता है, बराबर 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 b रेशो x मेरा क्या है, तृतीय अनुपाती है। तो आपने कहा पद 2 दिए थे, आपने 4 कैसे लिख दिए। तो जब समानुपात के रूप में लिखते हैं तो हमें 4 ही नंबर चाहिए होते हैं, क्योंकि कोई 2 रेशो चाहिए तृतीय अनुपाती के रूप में। तो एक a b, दूसरा b अनुपात x। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो तो आप बोलोगे ax बराबर b स्क्वायर। आपने कहा कि x बराबर क्या आ जाएगा, b स्क्वायर बटे में a। और आप बिल्कुल देसी तरीके से याद रखो कि दूसरी संख्या का स्क्वायर करके पहली संख्या से भाग दे दो तो तृतीय अनुपाती निकल के आ जाए। दूसरे नंबर का स्क्वायर करके पहले नंबर से डिवाइड करना है तो क्या निकलेगा, थर्ड प्रोपोर्शन निकल आएगा। थर्ड प्रोपोर्शन निकल आएगा। एक सवाल लेते हैं उसका, 2 संख्याओं 9 और 21 का तृतीय अनुपात क्या होगा। हमने कहा सर ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है, दूसरे नंबर का स्क्वायर करना है। इसे दूसरे नंबर का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करना क्या कहलाता है, 21 गुणा 21, 2 बार गुणा करके लिख देना, बटे में 9। हमने कहा 9 से भाग लगाओ भाई जरा, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9, 3 से ये 7 बार, तो 7 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 7 गुणा 7 कितना हो जाएगा, 49 ऑप्शन। 49 ऑप्शन ए। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है।
आगे बढ़ेंगे, एक और तृतीय अनुपाती का सवाल देखेंगे, एक और थर्ड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला थर्ड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल अच्छे एग्जाम में पूछा गया सवाल 2023 में, 2023 में। सर ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, इसका थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए। सर थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं? बोले एक्स माइनस बाय दूसरा पद है, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर पहला पद है, इससे डिवाइड करना पड़ेगा। एक बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर अगर कहीं दिया है तो इसको हम एक्स प्लस बाय इंटू एक्स माइनस बाय लिख सकते हैं, एक्स प्लस बाय इंटू एक्स माइनस बाय लिखते हैं। अब हमने कहा कि x माइनस बाय का होल स्क्वायर, इस बात का मतलब ये है कि ये x माइनस बाय का 2 बार गुणा है। अभी 21 का स्क्वायर मैंने लिखा था ना, 21 गुणा 21, यानी x माइनस बाय का होल स्क्वायर क्या है? x माइनस बाय इंटू एक्स माइनस बाय बट्टे में एक्स स्क्वायर माइनस बाय स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक बार प्लस में एक बार माइनस में, x प्लस बाय इंटू एक्स माइनस। हमने कहा मेरे भाई कि इस माइनस बाय से माइनस बाय कट गया आपस में, ऊपर x माइनस बाय बचेगा बटे में x माइनस बाय बटे में x प्लस बाय। इस ऑप्शन में है सी, इस ऑप्शन में भाई सी में है, हमारा उत्तर आ जाएगा कि कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। अगला मीन प्रोपोर्शन समझ, बस 1-2 पॉइंट और बचे, इनको ख़त्म करते हैं फिर क्लास को एंड करेंगे। 5-7-10 मिनट का टाइम और लूँगा मैं आपका। मीन प्रोपोर्शन, मध्य अनुपात, या औसत अनुपात, मध्य अनुपात या औसत अनुपात, औसत अनुपात। इसमें भी आपको 2 ही वैल्यू देखने को मिलेंगी, ए और बी, और इनका मध्य अनुपात आपको निकालना है। तो मध्य अनुपात कैसे निकालें? मध्य अनुपात मतलब बीच का अनुपात, मीन प्रोपोर्शन मतलब बीच की वैल्यू, मीन प्रोपोर्शन बोलो मिड प्रोपोर्शन बोलो एक ही बात है, बीच की वैल्यू। इसको प्रोपोर्शन के रूप में यानी समानुपात के रूप में कैसे लिखते हैं? ए अनुपात एक्स बराबर एक्स अनुपात बी, ए अनुपात एक्स बराबर एक्स अनुपात बी, जिसमें एक्स क्या है आपका? मध्य अनुपात, एक्स क्या है? मीन प्रोपोर्शन है, तो उसको बीच में रखना है, और दाएं बाएं किसको रखना है? जो वैल्यू दी है, जो वैल्यू दी है। अब नियम हमारा क्या कहता है समानुपात का? कि बाहर वाली संख्याओं का गुणा इंटू अंदर वाली संख्याओं का गुणा, तो एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर, और ए और बी का मल्टीप्लाई ए बी। तो आप क्या एक्स बराबर बोल पाओगे? रूट ए बी, एक्स बराबर ये बोल पाओगे रूट ए बी? अरे स्क्वायर रूट लोगे ना भाई, तो रूट ए बी बोल पाओगे। मतलब मैं सीधे सीधे ये बोलूँगा आपसे कि मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, तो आपको मैं सीधी भाषा में बोलूँ कि दोनों संख्याएं जो दी हैं उनका गुणा करना और स्क्वायर रूट डाल देना, उनका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट डाल देना, बात खत्म, बात खत्म। जैसे कहीं आपसे ये बोले कि सर 36 और 9 का मध्य अनुपात बताओ, 36 और 9 का मध्य अनुपात, तो आपको क्या करना था? 36 गुणा 9 करना है और इनके ऊपर स्क्वायर रूट डालना है। जैसे स्क्वायर रूट दिमाग में आए तो ये पता होना चाहिए कि हमें बाहर संख्याओं को कुछ निकालना है। तो बाहर कैसे निकलेंगे? बोले अगर 36 परफेक्ट स्क्वायर है तो 6 बाहर आ जाएगा, 9 परफेक्ट स्क्वायर है तो 3 बाहर आ जाएगा, यानी उत्तर 18 आ जाएगा हमारा, है ना। गुणा करने की कोशिश मत करो आप इसको टुकड़ों में तोड़ो। जैसे ही अंडर रूट डर गया ना, उसके बाद इनको टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश किया करो। रूट डालने के बाद मल्टीप्लाई मत करो कि 36 गुणा 9 कर लूँगा फिर मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा, नहीं, वो बाद की बात है यार, उस तक मत जाओ, वो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाएगा सवाल के, है ना, सवाल को और मुश्किल करेगा। जैसे एक सवाल एग्जाम में पूछा गया है कि 4 और 9 का औसत आनुपातिक यानी मीन प्रोपोर्शन क्या है? लिखा है ना इंग्लिश, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 and 9। तो इसका मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालेंगे? रूट 4 गुणा 9, 9 चौके कितने होते हैं? 36, और 36 भी नहीं, आप तो इनके बोले 4 में से क्या बाहर निकलेगा? 2, 9 में से क्या निकलेगा? बोले 3, 3 2 नहीं, उत्तर आ गया सी, उत्तर आ गया भाई सी। कोई समस्या दिक्कत परेशानी नहीं है, आगे बढ़ेंगे। एक और सवाल लेते हैं एसएससी सीपीओ में, एसएससी सीपीओ में ये सवाल पूछा गया था। अब थोड़े ढंग के सवाल लेते हैं, वो तो बेसिक कि 2 नंबर दे दिए और उनका मीन निकालने को कह रहा है। कोई औचित्य नहीं है ऐसे सवालों का, क्योंकि ऐसे सवाल इजीली नहीं पूछे, बहुत रेयर केस में पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली नहीं पूछे जाते। फ्रिक्वेंटली कैसे सवाल पूछे जाएंगे? जिनमें कोई दम हो, है ना। तो जैसे कि सवाल देख रहे हो 32 नंबर, इसमें थोड़ी सी दम देखने को मिलेगी। जब संख्या 13 को 75 और 12 के मध्यानुपाती से घटाया जाता है, इससे मध्यानुपाती से, मध्यानुपाती मतलब मीन प्रोपोर्शन से,
तो पहले तो मुझे 13 पर ध्यान नहीं देना, मुझे इन दोनों पर संख्याओं पर ध्यान देना कि 75 और 12 का मध्यानुपाती क्या होगा मेरे लाल। तो बोले स्क्वायर रूट डालो, इस पर स्क्वायर रूट डालो। बोले गुणा कर लो, या तो गुणा नहीं कर पाओ तो इनको तोड़ लो यार, सबसे बढ़िया। बोले 15 गुणा 5, तो 15 को मैं ऐसे लिखूंगा 3 गुणा 5 15, 15 5 75, तो एक तो जोड़ा ये बन गया, और ये 3 गुणा 4, 3 गुणा 4। अब बाहर निकालना आसान है, बोले 1 3 2 3, तो 1 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 1 5 बाहर आ जाएगा, और इस 4 में से 2 दूनी 4, 2 बाहर आ जाएगा, तो 15 दूनी कितना आ गया 30, 15 दूनी कितना आ गया 30। 30 क्या आ गया मध्यानुपाती। वो कह रहा है कि जब संख्या 13 को इसके मध्यानुपाती में से घटाएं तो क्या बचेगा। बोले 17। क्या बचेगा सर 17, तो उत्तर होगा डी। उत्तर क्या हो जाएगा मेरे लाल, डी हो जाएगा। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कैसे आया उत्तर। बोले पहले हमने 75 और 12 का क्या निकाला दोस्त, मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शन, और जो मीन प्रोपोर्शन की वैल्यू आई उसमें से 13 घटाना है, और उसमें से 13 को जब हम माइनस करते हैं तब 17 आ जाता है बिना कोई दिक्कत परेशानी के। ठीक है, अगला, यदि P और Q के बीच मध्यानुपाती 12 है, यदि P और Q के बीच मध्यानुपाती 12 है, इस बात का मतलब क्या है। तो P और Q के संभावित मान क्या है, P और Q का मध्यानुपाती 12 है, तो 12 बराबर है रूट P एंड Q, रूट P एंड Q। यही मतलब है इस बात का। सर P और Q का मध्यानुपाती 12 है, तो 12 बराबर रूट P एंड Q। हमने कहा यार P और Q की ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, तो दोनों साइड स्क्वायर तो कर सकते हैं। हमने कहा रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। हमने इधर स्क्वायर किया तो 12 का स्क्वायर 144, और इधर स्क्वायर करने से रूट कट गया, यानी P गुणा Q, P गुणा Q, P गुणा Q 144 है। तो P और Q के कौन कौन से मान संभव है। हमारे पास ऑप्शन में 3 गुणा 3 38, 3 28, 24 6 और 24 16। हमने कहा कि सर ऐसे दो नंबर लो जिनका गुणा करने पर 144 आना चाहिए। मैंने कहा 3 गुणा 8 करते हैं, तो 8, पहले तो मैं इकाई अंक से इसको सॉल्व करूंगा। 8 3 24 सब में आ रहा है, 8 3 24 यहाँ भी आ रहा है, 6 चौके 24 यहाँ भी आ रहा है, 6 चौके 24 यहाँ भी आ रहा है, इकाई अंक तो सब में 4 आ रहा है यार, तो बात नहीं बनेगी। मैंने कहा 3 गुणा अगर 3 इंटू 38 लें तो क्या 144 आ रहा है। बोले बिल्कुल नहीं आता यार, क्योंकि 30 तिया 90 और 8 तिया 24, 114 आ रहा है, जबकि हमें 144 चाहिए। उत्तर गलत हो गया। 3 गुणा 28, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, 28 तिया 84 होता है, 24 गुणा 6, 24 गुणा 6 करेंगे तो 144 आ जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर क्या हो जाएगा भाई, सी हो जाएगा। कोई समस्या। अगला, मध्यानुपाती की सवाल करा रहा हूं मैं 3-4 आपको, लेकिन ढंग के सवाल है, देखिएगा समझिएगा, कोशिश करो समझने की। मध्यानुपाती एकदम क्लियर हो जाएगा। मिड प्रोपोर्शन में ये बोला गया कि 18 और a का मध्यानुपाती कितना है, 30 है। हमने कहा 30 बराबर क्या होगा, बोले 18 गुणा 30 बराबर क्या होगा, 18 गुणा a का रूट, 18 गुणा a का स्क्वायर रूट, अभी तो 30 आएगा भाई। मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं दो संख्याओं का, बोले स्क्वायर रूट लेकर। हमने कहा भाई इस रूट को हटाना है तो आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर स्क्वायर करते हो मेरे भाई तो इधर तो आएगा 900, और इधर क्या आ जाएगा, इससे कट जाएगा 18a, 18 से 900 में भाग दोगे, 18 पंजे 90 यानी कि 50। ए का मान कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 50 आ जाएगा। ए का मान कितना आ जाएगा भाई, 50। ए की वैल्यू 50 आ जाएगी। कोई समस्या दिक्कत, ठीक है, क्लियर है, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे, एक और सवाल लेते हैं। अब तृतीय अनुपाती का, अरे थोड़ा सा और बड़ा सवाल है, इसमें सब चीज़ एक साथ, दो चीज़ें एक साथ दी गई हैं। क्या बोला गया कि यदि 8 20 का तृतीयानुपाती p है और 3 5 24 का चतुर्थानुपाती q है, तो 2p प्लस q का मान आप बताओ। मतलब आपको तृतीयानुपाती भी निकालना और चतुर्थानुपाती। अभी हम क्या निकाल रहे थे, बोले अभी निकाल रहे थे मध्यानुपाती। मध्यानुपाती और तृतीयानुपाती में अंतर होता है, तो हम अभी थर्ड प्रोपोर्शन की बात करेंगे। थर्ड प्रोपोर्शन क्या कहता था, बी स्क्वायर बटे ए, यानी 20 का स्क्वायर 400, या फिर नहीं आता कोई बात नहीं है, 20 गुणा 20 बटे में 8, ये इसका तृतीयानुपाती है। बोले 4 दूनी 8, 4 से 5 बार, 2 से, तो p का मान कितना आ गया, बोले p का मान 50। यही तो था p का मान। तृतीयानुपाती क्या था, p, तो p का मान 50। क्लियर भाई,
चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती किसका निकालना, 3:5 बराबर 24:10। और इसका चतुर्थानुपाती ये है, P है, सॉरी Q है, तो मैं Q यहाँ लिखूंगा, है ना, X नहीं Q लिखूंगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि इनका चतुर्थानुपाती Q है, तो भैया ये Q का मान है, चौथा प्रोपोर्शन क्या है, Q है। अब इसका मान निकालो, बोले इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर, तो 3Q बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 24। आपने कहा सर 3 का पहाड़ा 24 से 8 बार काटेगा, तो Q कितना आ जाएगा, 8 पंजे 40। P का मान भी आ गया, Q का मान भी आ गया। हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है 2P + Q, 2P + Q, तो 2 × P का मान 50 + Q का मान 40, तो 100 और 40 कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 140, 140। क्लियर, कोई दिक्कत। चलो ये 2 मिनट का चीज और बची है, डुप्लीकेट सब डुप्लीकेट, है ना। डुप्लीकेट रेशो को बोलते हैं वर्गानुपात। वर्गानुपात मैं यही एक एग्जांपल देता चलूंगा आपको, ये बस आप नोट डाउन कर लेना। जो भी आप मैथ्स के शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं इनको नोट डाउन करके रख लीजिएगा एक जगह, जिससे जब भी आप रिवाइज करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपकी आंखों के सामने तुरंत रिवाइज हो जाए, तुरंत आंखों के सामने से निकल जाए, तो आपको पूरा नोट्स या पूरा लेक्चर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैंने ये कहा कि सर कोई संख्या x/y है, तो इसका वर्गानुपात क्या होगा, बोले x² होगा, x² होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लिया, 2:7 कोई संख्या है, कोई रेशो है 2:7, 2:7, तो इसका वर्गानुपात यानी डुप्लीकेट रेशो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर रेशो 7 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, तो उत्तर आ जाएगा 4:। ठीक है, ये होता है डुप्लीकेट रेशो। डुप्लीकेट रेशो। एक सवाल पूछा गया कि फाइंड द डुप्लीकेट रेशो ऑफ 14:17। 14:17 का मतलब क्या है कि 14 का भी स्क्वायर करना है और 17 का भी स्क्वायर करना है। 14 का स्क्वायर 96 196, और 17 का कितना हो जाएगा, 289। कितना हो जाएगा भाई, 289। ऑप्शन ए में था, तो बात खत्म हो गई, ऑप्शन ए हमारा आंसर। समझ पाए वर्गानुपात क्या होता है। वर्गानुपात का मतलब क्या होता है, जो भी संख्या दी उसका स्क्वायर करना, नाम से स्पष्ट है वर्गानुपात। इंग्लिश में थोड़ा सा लगेगा डुप्लीकेट मतलब कॉपी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, वर्गानुपात हिंदी में क्लियर हो जाता है एकदम। अगला है सब डुप्लीकेट रेशो, इसको बोलते हैं हिंदी में वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात मतलब वर्गमूल लेना है ना, नाम से क्लियर हो रहा है, वर्गमूल लेना है। जैसे कहीं रेशो दिया है x/y, तो इसका वर्गमूलानुपात कैसे निकालेंगे, √x √y, √x √। फॉर एग्जांपल 64 और 625 का बताना है सब डुप्लीकेट रेशो, तो क्या करेंगे, 64 का भी स्क्वायर रूट लेंगे और 625 का भी स्क्वायर रूट लेंगे। 64 का कितना आएगा 8, 625 का कितना आएगा 25। अगर ये कटते तो काट देते, नहीं तो उत्तर हमारा ये आ जाता, कोई दिक्कत। एक सवाल इस पर भी पूछा गया, एक सवाल इस पर पूछा गया, किस प्रकार का सवाल, MP पटवारी में पूछा गया कि 64-81 का सब डुप्लीकेट वर्गमूलानुपाती ज्ञात करो। सब डुप्लीकेट रेशो यानी वर्गमूलानुपाती ज्ञात करो। संख्या क्या है 64, 64 का रूट और 81 का रूट, 64 का 8, 81 का 9, 8-9 का अनुपात ऑप्शन बी में है। 8-9 का अनुपात आपको ऑप्शन बी में देखने को मिलेगा। ठीक है भाई, एक बस लास्ट टाइप बचा हुआ है ट्रिप्लीकेट रेशो। क्या, ट्रिप्लीकेट रेशो। ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होता है, घनानुपात, हिंदी में बोलते हैं घनानुपात। घनानुपात, घनानुपात क्या होता है, एक एग्जांपल, x/y एक रेशो दिया हुआ है, x/y एक रेशो दिया, इसका घनानुपात निकालना है, तो घन करना है। ट्रिप्लीकेट मतलब घन करना है, हिंदी नाम से स्पष्ट है, घन करना है, यानी x का क्यूब रेशो y का क्यूब, x का क्यूब रेशो y का क्यूब। एक एग्जांपल लेते हैं 3:7, इसका ट्रिप्लीकेट रेशो क्या होगा, तो 3 का क्यूब रेशो 7 का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, बोले 27, 7 का क्यूब कितना होता है 343। अगर कुछ कटे तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, तो ये कॉन्सेप्ट जरूर नोट कर लेना।
अक्सर हम नहीं सुनते हैं ट्रिप्लिकेट, सब ट्रिप्लिकेट, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, है ना। इनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में नोट कर लीजिएगा प्लीज ध्यान से। अब एक सब ट्रिप्लिकेट और देख लो आखिरी, यानी घन मूलानुपात। घन मूलानुपात मतलब घनमूल लेंगे, घनमूल आप जानते होंगे। घनमूलानुपात क्या होगा, जैसे आपको x बाय रेशो दिया हुआ है और इसका क्या निकालना है, सब ट्रिप्लिकेट, तो हमें x का क्यूब रूट निकालना है और y का भी क्यूब रूट निकालना है। x का भी क्यूब रूट निकालना है मेरे भाई और y का भी क्यूब रूट निकालना है। एक एग्जांपल 729 रेशो 512 का सब ट्रिप्लिकेट बताओ, का सब ट्रिप्लिकेट। तो मैंने कहा 729 का क्यूब रूट 512 का क्यूब रूट, तो 512 तो 8 का क्यूब होता है और 729 9 का क्यूब होता है, तो 9:8 उत्तर आ जाता है। 9:8 इसका उत्तर आ जाता है। चलो एक सवाल ले लेते हैं इस पर, जो सवाल हमें पूछा गया प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है कि x बाय का मान अगर 2764 हो तो इनका घनमूलानुपात क्या होगा। व्हाट विल बी देयर क्यूब रूट रेशो। क्यूब रूट रेशो की जगह ट्रिप्लिकेट रेशो ज़्यादा अच्छा, ट्रिप्लिकेट रेशो है ना। ट्रिप्लिकेट रेशो क्या होगा, सॉरी सब ट्रिप्लिकेट, सब ट्रिप्लिकेट क्या, सब ट्रिप्लिकेट रेशो क्या होगा मेरे भाई इसका, बोले 27 का भी क्यूब रूट लेना है और 64 का भी क्यूब रूट लेना है। 27 का कितना आ जाएगा 3, 64 का कितना आ जाएगा 4, तो अनुपात कितना आ जाएगा मेरे भैया 3:4। अनुपात कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 3:4। कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप लोगों को अब नहीं होना चाहिए। ये क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, थोड़ी सी लंबी हुई तो नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत सारे हुए हैं, 38 क्वेश्चन भी कर लिए हमने और बहुत सारे कंसेप्ट थे उनको भी डिस्कस किया। और ये बेसिक क्लास है, तो बेसिक क्लास को आपको ध्यान से देखना है क्योंकि इसमें बेस बताया गया है। जो भी रेशो का बेस है वो इस क्लास में हमने डिस्कस किया। हर क्वेश्चन के माध्यम से अलग अलग कॉन्सेप्ट को हमने डिस्कस किया, तो हर एक क्वेश्चन को देखना है और हर एक कॉन्सेप्ट को जहां लगे आपको कि मुझे नहीं पता उसको प्लीज़ नोट डाउन करेंगे आप। बस शॉर्ट नोट्स मैथ्स के नाम पे इतना ही बनाना है कि जो चीज़ हमें नहीं पता, जो बार बार इस्तेमाल होने वाली है, उसको हम नोट करेंगे। क्वेश्चंस को नोट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल दूसरी क्लास के साथ फिर हाजिर होऊंगा इसी समय, सेम टाइम सेम प्लेस पर, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, सभी को मेरा नमस्कार।